हेलो एवरीवन, मेरा नाम अनुभव श्रीवास्तव है और आज हम पढ़ने वाले हैं क्लास 10th का एक बड़ा ही इंपॉर्टेंट चैप्टर, बड़ा ही इंटरेस्टिंग टॉपिक, लाइट। अब तुम लोग सोच रहे होगे, सर ये लाइट हमें पढ़ना क्यों है? अरे भाई, लाइट ही तो वो चीज है जो हमें अपने अगल बगल की सारी चीजें देखने में मदद करती है। आज कुछ चीजों की लाइट खुद की होती है तो उनसे तो हम उन चीजों को देख पाते हैं, पर कुछ चीजों की लाइट खुद की नहीं होती तो हम रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन की मदद से उन चीजों को देख पाते हैं। तो तुम्हारे मोबाइल की स्क्रीन, तुम्हारे टैबलेट की स्क्रीन, इनकी खुद की लाइट होती है तो इनसे तो इनको तुम देख लेते हो। लेकिन अगर बात करें अगल बगल की चीजें, जैसे कि तुम, जैसे कि मैं, हम लोग की खुद की लाइट नहीं है। और ऐसा होना भी नहीं चाहिए कि हमारे पीछे एक चक्र सा नजर आ रहा हो भगवान जी की तरह। नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है। तो हमारी खुद की कोई लाइट नहीं होती बच्चों। इस वजह से हम रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट की मदद से ही चीजों को देख पाते हैं। तो ये चीज तो क्लियर होगी कि लाइट हमारे लिए बेहद जरूरी चीज है। पर आखिरकार ये लाइट खुद बनी किससे है? क्या ये लाइट लाइट वेव से बनी है या ये लाइट पार्टिकल से बनी है? अब बहुत बार, बहुत साल तक इस क्वेश्चन पे चर्चा चलती रही कि भाई लाइट के पास पार्टिकल नेचर है या लाइट के पास वेव नेचर है। लाइट खुद किस चीज से बनी हुई है? और 300 साल, 350 साल लोगों ने खूब मेहनत करी, साइंटिस्ट ने खूब रिसर्च करी और बाद में एक बड़ी अचंभित बात पता चली कि लाइट वेव भी है और पार्टिकल भी है। मतलब लाइट के पास डुअल नेचर होता है। अब आप लोग सोच रहे होंगे, सर ये क्लास 10th में इतनी सारी बातें हमें थोड़ी ना पढ़नी होती है। पर मैं कहता हूं कि इंटरेस्ट तो होना चाहिए, कम से कम पता तो होना चाहिए कि लाइट है क्या भैया। तो भाई एक बात करते हैं, चलो लाइट के वेव नेचर को थोड़ा सा फील करते हैं। मान लीजिए आपके घर में आपने एक छोटा सा नल लिया और नल से थोड़ा सा उसको खुला छोड़ दिया और नीचे एक बाल्टी भर, टब भर पानी रखा हुआ है। अब टिप 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 टिप, नहीं नहीं, गाना नहीं गाना, टिप 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 करके धीमे धीमे पानी की बूंदें उस पर गिर रही है। तो आप क्या देख पा रहे हो? छोटी 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 वेव्स बननी स्टार्ट हो गई हैं। बिल्कुल सही, आपको वेव्स को फील करना आता है। अगर आप इस टाइम घर पे बैठे हैं और आप कस के चिल्लाएं, मम्मी, तो आपकी आवाज, आपको पता है, फैल गई होगी, क्योंकि आपको वेव्स को महसूस करना आता है। बस लाइट को भी अगर आप ऐसे महसूस कर पाए तो आप लाइट का वेव नेचर समझ लोगे। तो कभी भी हम किसी बल्ब को जलाते हैं तो हम अपने मन में क्या सोचते हैं कि रोशनी ऐसे बाहर निकल रही होगी। लेकिन हमें अब से ऐसे सोचना चाहिए कि रोशनी वेव्स के फॉर्म में बाहर निकल रही होगी। और इसी को वेव नेचर ऑफ लाइट कहते हैं। और इसी वजह से जैसे साउंड फैलता है, जब भी उसको खिड़की या दरवाजा मिलता है, साउंड टकरा के फैल जाता है। आप घर पे बैठे बैठे किसी भी कमरे में म्यूजिक बजाओ, पूरे घर में सुनाई देता है। आपके कमरे में कोई भी आइटम गिरे, किचन में कोई भी सामान गिरे, पूरे घर को पता चल जाता है। वैसे ही आपकी लाइट भी फैलती है। बस अंतर इतना सा है कि लाइट छोटी ओपनिंग से ही फैलती है। और अगर आपको फैलने की फीलिंग चाहिए तो चलो आपको एक छोटा सा सिमुलेशन दिखाता हूं। वैसे तो ये 12वीं कक्षा में ज्यादा काम आएगा, लेकिन अभी के लिए आप इसको फील कर सकते हैं। तो मान लीजिए मेरे पास यहां पर एक सोर्स है जो लगातार वेव्स को प्रोड्यूस कर रहा है, मतलब लाइट को प्रोड्यूस कर रहा है। और जब ये लाइट निकलती है, उसको सामने छोटी सी ओपनिंग मिलती है, दरवाजा मिलता है। दरवाजा तो बड़ी ओपनिंग हो गई लाइट के हिसाब से, पर अगर छोटी ओपनिंग मिलती है तो लाइट टकरा के सीधी नहीं जाती है, लाइट टकरा के फैल जाती है। और इसी फैलने को फिजिक्स में डिफ्रैक्शन कहते हैं, जो कि लाइट के वेव नेचर का प्रूफ है। जबरदस्त, मजा आ गया। तो लाइट के वेव नेचर का प्रूफ तो हमें डिफ्रैक्शन से मिल गया। लेकिन सर आपने बोला कि लाइट पार्टिकल भी है। सर क्या इस बात का भी कोई प्रूफ मिला क्या हमको? हाँ भाई, इस बात का प्रूफ हमें रिसेंटली 100 साल पहले मिला है। तो 100 साल पहले हमें क्या पता चला वो सुनिएगा। चलिए इसको भी एक एग्जांपल से समझाता हूं। मान लीजिए ये बॉल मेरे हाथ में रखी हुई है और मैंने कहा कि मुझे बॉल मूव करानी है। ठीक है, अभी मैं सिंपल एग्जांपल समझा रहा हूं जिससे आपको समझ में आ जाए। ये बॉल मुझे मूव करानी है, तो मैं क्या करा? मैंने किया हा और तो चिल्लाऊंगा हा। अभी तो ये मूव नहीं करी। पर अगर मैं एक काम करूं, मैं दूसरी बॉल लेकर के तो ये मूव कर गई। इसका मतलब ये हुआ कि जब हमने ऐसा देखा, कुछ ऐसी घटनाएं घटित हो रही थी हमारे अगल बगल जिसमें लाइट को पार्टिकल बनना पड़ गया। जैसे कि फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट क्या होता है? जब किसी लोहे की शीट पे हमने लाइट को फेंक के मारा तो उसमें से इलेक्ट्रॉन नॉकआउट हो गए। जैसे बॉल बाहर निकल गई ना, वैसे इलेक्ट्रॉन बाहर निकलने स्टार्ट हो गए। और इस बात को हमने जब देखा तो ये प्रूफ हुआ कि लाइट के पास ऐसे बिंदु बिंदु, कण 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 कण
छोटे छोटे बिंदु वाला नेचर भी है, जिसको हम पार्टिकल नेचर ऑफ लाइट कहते हैं, जिसको हम फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट से प्रूव भी कर पाए। और अभी इस टाइम आपको इलेक्ट्रॉन्स इसलिए नहीं दिख रहे हैं क्योंकि जो बिंदु गिर रहे हैं बड़े छोटे छोटे गिर रहे हैं, तो थोड़ा सा हाई एनर्जी के बिंदु गिराते हैं, और जब हाई एनर्जी के बिंदु गिराए तो देखिए इसमें से इलेक्ट्रॉन्स निकलने स्टार्ट हो गए। इसी को कहा गया द पार्टिकल नेचर ऑफ लाइट। तो खैर 10th क्लास के हिसाब से हमें बस इतना पता होना चाहिए कि लाइट के पास डुअलिटी होती है, लाइट के पास वेव नेचर भी होता है, उसकी फीलिंग मैंने आपको दी, और लाइट के पास पार्टिकल नेचर भी होता है। लेकिन सर एक बात बताइए, हमारे काम की चीज कौन सी है, पार्टिकल नेचर है या वेव नेचर है? भाई तुम्हारे काम का दोनों ही नहीं है। तुम्हारे काम की केवल एक छोटी सी चीज है, केवल एक सिंगल प्रॉपर्टी है, जिसको हम ऐसा मान लेते हैं कि हमें यूजुअली दुनिया में दिखती है, और वो है लाइट का हमेशा सीधे रास्ते पे चलना। हाँ, ऐसा मान लेते हैं कि लाइट के सामने हमने कुछ डिस्टरबेंस नहीं लगाया है, कुछ ऐसी चीज नहीं लगाई जिससे टकरा के वो फैल जाए, डिफ्रैक्शन नहीं करा रहे, तो फिर हम ये मान लेते हैं कि लाइट लगभग लगभग सीधे रास्ते पे चलती है। और लाइट की इसी प्रॉपर्टी को हम लोग आज से रेक्टिलिनियर प्रोपोगेशन ऑफ लाइट कहा करेंगे, लाइट का सीधे रास्ते पे चलना। ओके सर, तो क्या सर हमारी पूरे 10th क्लास की जो ऑप्टिक्स है, 10th क्लास की जो हमारी ये लाइट वाला चैप्टर है, केवल एक ही प्रॉपर्टी पे आधारित है? वेरी गुड, वेरी करेक्ट। तुम्हें केवल इतना सा ध्यान रखना है कि लाइट एक सीधे रास्ते पे चलती है, और क्योंकि लाइट सीधे रास्ते पे चलती है तो हम उसको एक स्ट्रेट लाइन की तरह दिखाना स्टार्ट कर देते हैं, और अगर उस स्ट्रेट लाइन में प्यारी तरीके से एक डायरेक्शन दिखा दी जाए तो उसको रे कहते हैं। तो मतलब लाइट को आज के बाद से आप रे के फॉर्म में दिखा सकते हैं। सो व्हाट इज द रे? रे की वैल्यू क्या होती है? नहीं नहीं नहीं, इसकी कोई वैल्यू नहीं होती, इसके पास केवल डायरेक्शन होती है। इट्स अ स्ट्रेट लाइन विद अ पर्टिकुलर डायरेक्शन। अच्छा सर, तो मतलब आप ये कहना चाहते हो कि कभी भी लाइट अगर निकल रही है, क्योंकि वो स्ट्रेट लाइन में निकल रही है, तो हम उसको एक रे की तरह दिखा सकते हैं? नहीं नहीं बोंदू, एक रे की तरह नहीं, रेज की तरह। सिंगल रे थोड़ी ना नाम की कोई चीज होती है, वो तो हम दिखा देते हैं, पर रियलिटी में तो बहुत सारी रेस निकल रही होंगी इस समय, तो हम उसको रेस के फॉर्म में दिखाएंगे। और जब हम चीजों को रेस के फॉर्म में दिखाएंगे तो अब हम उसको बीम बोलना स्टार्ट कर देंगे। नहीं नहीं, भीम नहीं, छोटा भीम नहीं, बीम, बीम ऑफ लाइट। अब बीम ऑफ लाइट का मतलब क्या हुआ कि अगर लाइट के दो से ज्यादा रेज आपने इमेजिन कर लिए, दो से ज्यादा रेज आपने इमेजिन कर लिए, तो इसको आज से बीम ऑफ लाइट कहा जाएगा। अब इंपॉर्टेंट बात इसमें जानने वाली यह है कि बीम भी तीन प्रकार की हो सकती है। तो रे तो आपने समझ लिया, पर बीम भी समझ लीजिए। बीम आपकी तीन प्रकार की हो सकती है। अगर सारी रेज आपस में पैरेलल हैं तो ऐसी प्रकार की बीम को हम बोलते हैं पैरेलल बीम ऑफ लाइट। थोड़ा पकड़ने में दिक्कत हो रही है बट पकड़ लेता हूं। हाँ, ऐसी को बोलेंगे पैरेलल बीम ऑफ लाइट। ठीक है, वही अगर आपको दो से करके दिखाता हूं, इसको बोलेंगे पैरेलल बीम ऑफ लाइट। वही अगर आपको आपस में पिचकती हुई फील हो रही है तो इसको बोला जाएगा कन्वर्जिंग बीम ऑफ लाइट। और वही अगर आपको ऐसे भगती हुई फील हो रही है, एक दूसरे से अलग होती हुई फील हो रही है, तो इसको बोला जाएगा डाइवर्जिंग बीम ऑफ लाइट। तो बीम हमारे पास तीन प्रकार की हो सकती हैं। पहले रे की डेफिनेशन लिख लेते हैं। तो रे क्या हुआ हमारे पास? इट इज अ स्ट्रेट लाइन विद पर्टिकुलर डायरेक्शन या विद डायरेक्शन। एक स्ट्रेट लाइन जिसके पास डायरेक्शन होती है, पर ध्यान रखिएगा कोई मैग्नीट्यूड या कोई वैल्यू नहीं होती इसके पास। आप ऐसा नहीं बोल सकते सर जरा 10 की रे निकालना, सर जरा 15 की रे निकालना। इसकी कोई वैल्यू नहीं होती। ठीक है, और अगर रेस का हम कलेक्शन ले लें तो कलेक्शन ऑफ रेस इज कॉल्ड बीम। इसी को हम लोग बीम कहते हैं। टू और मोर रेस मिलकर बीम बना लेती हैं। और बीम हमारे पास तीन प्रकार की होती हैं। अगर आपस में सारी रेस पैरेलल है तो उसको बोलते हैं पैरेलल बीम ऑफ लाइट। अगर ये पिचकती हुई फील हो रही है तो इसको बोलते हैं कन्वर्जिंग बीम ऑफ लाइट। और अगर ये एक बिंदु से अलग होती हुई फील हो रही है तो इसको बोलते हैं डाइवर्जिंग बीम ऑफ लाइट। वाह यार, तो सर ये क्यों बना पा रहे हैं रेस के फॉर्म में? अभी तो बताया, क्योंकि लाइट सीधे रास्ते चलती है। क्योंकि हम जिस लेवल पे फिजिक्स अभी पढ़ रहे हैं 10वीं कक्षा में, उसमें हम ये मान के चलते हैं कि लाइट तो सीधे रास्ते पे चलती है। और सीधे रास्ते में जब फिजिक्स बनती है, लाइट चलती है, फिजिक्स बनती है, इसको हम लोग रे ऑप्टिक्स के नाम से जानते हैं, या कुछ लोग इसको ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स कहते हैं, क्योंकि इसमें स्ट्रेट लाइन से बहुत सारे डायग्राम बन जाते हैं, तो इसलिए हम उसको ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स भी कहते हैं। अब लाइट जैसे जैसे हमने पढ़ना स्टार्ट किया, हमें बहुत सुंदर चीजें दिखनी स्टार्ट हुई। हमें लाइट के बहुत सारे सुंदर सुंदर फिनोमिना दिखने स्टार्ट करे।
जैसे कि लाइट का रिफ्लेक्शन, लाइट का रिफ्रैक्शन, TIR, डिस्पर्जन, डिफ्रैक्शन, पोलराइजेशन, बहुत सारे ऐसे वर्ड्स हैं जो हमें लाइट में दिखने स्टार्ट हुए। पर क्लास 10th के हिसाब से अगर सोचें तो केवल दो फिनोमिना हैं जो हमें अच्छे से पढ़ने चाहिए। एक जो इस लेक्चर में मैं तुम्हें पढ़ाने वाला हूं, एक जो अगले लेक्चर में मैं तुमको पढ़ाऊंगा। आज मैं तुमको लाइट का एक प्यारा सा फिनोमिना पढ़ाऊंगा जिसमें लाइट को अगर हम एक एक चिकने सरफेस पे मारे, चिकना सरफेस, सर चिकना सरफेस मतलब अरे मिरर, अगर एक लाइट को चिकने सरफेस पे मारे तो लाइट क्या करती है, चिकने सरफेस से टकरा के बाउंसिंग दिखाती है। और जब लाइट चिकने सरफेस से टकरा के बाउंसिंग दिखाने लगती है तो इसको रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट कहा जाता है। तो आज हम क्या करने वाले हैं, आज हम केवल फोकस करेंगे बच्चों ऑन रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, लाइट का किसी चिकने सरफेस से टकरा के बाउंस बैक कर जाना, एंड दिस इज कॉल्ड रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। चलिए तो रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट नोट कर लीजिए अपनी कॉपी में, क्योंकि मैं अब आपको रिफ्लेक्शन के बारे में बताने वाला हूं। तो चलिए रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट को समझ लेते हैं। जैसा कि आपने देखा कि हमें सबसे पहले चाहिए एक स्मूथ सरफेस। इसका मतलब सर अनइवन सरफेस से रिफ्लेक्शन नहीं होता होगा, नहीं, आप गलत मत सोचिए। आपकी दीवारों से भी रिफ्लेक्शन हो रहा है, आपसे भी रिफ्लेक्शन हो रहा है, मेरे से भी इस समय रिफ्लेक्शन हो रहा है। लेकिन क्या हो रहा है, मैं चमकता हुआ इसलिए नहीं दिख रहा हूं क्योंकि मेरे से अनइवन रिफ्लेक्शन हो रहा है। क्योंकि चीजें जो चिकनी होती हैं वो चमकती हुई महसूस तब होंगी, गाड़ी नई नई आई है, चमकती हुई चमचमाती हुई महसूस हो रही है क्योंकि वहां पे इवन रिफ्लेक्शन हो रहा है। तो हम लोग जो पढ़ रहे हैं अभी वो एक इवन रिफ्लेक्शन है, चमकती हुई चीजों से पढ़ रहे हैं। तो स्मूथ सरफेस अगर लिया जाए तो लाइट टकरा के बाउंस बैक करती है और इसी को रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट कहते हैं। ये जो आने वाली रे है बच्चों, आज से उसको इंसिडेंट रे कहा जाएगा, जो आने वाली रे होती है, और जो चली जाती है आज से उसको रिफ्लेक्टेड रे कहा जाएगा। अब क्योंकि जब लाइट आती है, टकराती है और जाती है, जब लाइट आती है टकराती है, मेरा पेन चिपक गया, हाँ, लाइट आती है टकराती है और जाती है, तो आपको यहां पर एक एंगल भी नजर आएगा। लेकिन उस एंगल को देखने के लिए आपको बनाना पड़ेगा एक नॉर्मल। सर नॉर्मल तो हम लोग हैं, अरे नॉर्मल वो वाला नहीं, नॉर्मल मैथमेटिक्स वाला। नॉर्मल मैथमेटिक्स वाला कहलाता है कि किसी भी सरफेस के परपेंडिकुलर जब भी आप बनाते हैं उसको हमेशा सरफेस का नॉर्मल कहा जाता है। तो सरफेस के 90 डिग्री के एंगल पर अगर आप एक लाइन बनाते हैं तो उसको नॉर्मल कहा जाता है। और आपको यह बात भी पता होनी चाहिए कि नॉर्मल के पास भी डायरेक्शन होती है। ये हमेशा जिस तरफ स्मूथ सरफेस होता है ना, हमेशा उसी तरफ ये डंडा बनाया जाता है, कभी भी नीचे की तरफ नहीं बनाया जाता। हमेशा जिस तरफ मिरर होता है उसी तरफ बनाया जाता है। इसलिए इस रे को भी एक नाम दे देते हैं, नॉर्मल रे। तो क्योंकि हम लोग डायरेक्शन का बहुत इंपॉर्टेंस रख रहे हैं यहां पर, इसलिए अगर हमने इंसिडेंट लाइट को इंसिडेंट रे कहा है, जाने वाली लाइट को रिफ्लेक्टेड रे कहा है, तो परपेंडिकुलर वाली लाइट को, जो कि वहां पे कहीं कुछ गया नहीं है पर उसको नाम फिर भी दिया जाता है द नॉर्मल रे, या सिंपल शब्दों में नॉर्मल। ठीक है, अब जितने भी एंगल्स होते हैं वो यहीं से देखे जाते हैं। और एक बड़ी खूबसूरत बात देखने को मिली कि जैसे जैसे मैं एंगल ऑफ इंसिडेंस को बदलता हूं, मतलब जैसे जैसे मैं ये वाले एंगल को बदलता हूं, एंगल बिटवीन नॉर्मल एंड इंसिडेंट रे, जैसे जैसे मैं इस एंगल को बदलता हूं वैसे वैसे ये एंगल भी बदलता है, सेम टू सेम। मतलब अगर इस एंगल को 30 रखता हूं तो ये भी 30 आता है, ये 50 रखता हूं तो ये 50 आता है, 60 रखता हूं तो 60 आता है, 70 रखता हूं तो 70 आता है, 85 पे 85 आता है। इसका मतलब जैसे जैसे मैं लाइट में ये वाले एंगल को बदलूंगा वो रिफ्लेक्टेड लाइट भी उसी एंगल से बदलती रहती है। इस लॉ को हमने अपने रिफ्लेक्शन का पहला नियम बना दिया। हमने कहा सुनो, ये एंगल तो बराबर बराबर हो रहे हैं, अगर ये एंगल बराबर बराबर है तो एक काम किया जाता है, पहला लॉ बना लिया जाए, और इसको बोला जाता है फर्स्ट लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन। क्या है यहां से फर्स्ट लॉ हमारा, दैट द एंगल ऑफ इंसिडेंस मस्ट बी इक्वल टू द एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, जो कि मेरे को नहीं लगता आपको समझने में ज्यादा दिक्कत आती है। मेरे को लगता है इजी सी चीज है, बच्चे घर पे भी करके देख सकते हैं। घर में मिरर ले लो, एक लाइट मारो, पता चल जाएगा, जितनी एंगल पे लाइट आएगी उतने एंगल पे जाएगी। सिंपल, एंगल ऑफ इंसिडेंस इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। पर जो दूसरा लॉ है ना, वो थोड़ा थोड़ा बच्चों को गलत गलत लगता है। हाँ, दूसरा लॉ कहता है कि सुनो, जो इंसिडेंट रे होती है, जो रिफ्लेक्टेड रे होती है, और जो नॉर्मल रे है, 3 रे दिख रही होंगी, एक आ रही है, एक जा रही है, एक ऐसे परपेंडिकुलर है, 3 डंडे दिख रहे हैं। ये तीनों डंडे
एक ही प्लेन में होने चाहिए। बच्चा कहता हाँ 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 बिल्कुल बिल्कुल सर, आप यू आर राइट सर, एक ही प्लेन में होने चाहिए, बिल्कुल एक ही प्लेन होना चाहिए। नहीं नहीं, ये प्लेन नहीं, ये प्लेन नहीं, गलत नहीं। दिस इज नॉट दैट प्लेन जिसकी बात चल रही है। वो प्लेन है मेरा बोर्ड, वो प्लेन है तेरी कॉपी अगर तू बना रहा है तो मैं जो समझाना चाह रहा हूं वो समझिएगा कि ये आपकी इंसिडेंट रे है, ये आपकी रिफ्लेक्टेड रे है, और ये आपकी नॉर्मल रे है। इन तीनों को एक प्लेन में होना चाहिए। कहने का मतलब है अगर मैं ऐसे एक प्लेन आपको दिखाऊं तो अब आपको वो प्लेन नजर आ रहा होगा। ये तीनों एक सिंगल प्लेन में लाई करनी चाहिए। तो अब मैं डायग्राम को कितना भी टेढ़ा करूं, डायग्राम को कितना भी टेढ़ा करूं, आपको ये हमेशा एक प्लेन में नजर आएंगे, आपको हमेशा ये एक प्लेन में नजर आएंगे। ऐसा नहीं कर सकते कि नॉर्मल ऐसे उठा के बाहर लगा दिया। सर देखना मैंने डायग्राम सही बनाया क्या, 3D में गलत हो गया। अगर आपने इस लाइट को यहां चला दिया और इस लाइट को आपने ऐसे निकाल दिया, ये गलत डायग्राम है बच्चों, दिस इज रॉन्ग। तो आपको तीनों को एक प्लेन में लाना पड़ेगा। एंगल बराबर रखने हैं, एक सिंगल प्लेन में रखना है। अब चाहे ऐसे देखो, चाहे ऐसे देखो, चाहे साइड से देखो, एक ही प्लेन होना चाहिए। दिस इज कॉल्ड द सेकेंड लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन। तो ये आपका फर्स्ट लॉ है, और सेकेंड लॉ है दैट द इंसिडेंट रे, द रिफ्लेक्टेड रे एंड द नॉर्मल रे ऑल लाइज ऑन सेम प्लेन। अब वो सेम प्लेन तेरा शीशा नहीं है, ध्यान रखियो। सेम प्लेन तेरा मिरर नहीं है, वो सेम प्लेन मेरा बोर्ड है, तेरी कॉपी है। लिख लेना सर, मेरी कॉपी, मेरी कॉपी वो है सर सेम प्लेन। ठीक है ठीक है भाई। तो हमको लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन समझ में आ गया। बाद में हमने इनको प्रूव करके भी देख लिया कि ये सच है, पर अभी के लिए हम इनको लॉज की तरह एक्सेप्ट कर लेते हैं कि ठीक है ऐसा ही होता है, ऐसा ब्रह्मांड को बनाया गया है, ऐसा लाइट का नेचर है कि वो जितने एंगल पे आती है उतने पे जाती है, और तीनों प्लेन, तीनों लोग एक ही प्लेन में लाई करते हैं। अब जब हमने रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट को समझ लिया तो हमने कहा कि चलो एक काम करते हैं, रिफ्लेक्शन करा करा के देखते हैं चीजों से। तो हमारे सबसे पहले हाथ में क्या लगा, सबसे पहले हाथ में लगा ये, हाँ ये सपाट सरफेस। इस सपाट सरफेस को हमने बोला आज से एक मिरर, और कैसा मिरर, द प्लेन मिरर। तो हम लोग सबसे पहले बच्चों रिफ्लेक्शन पढ़ लेते हैं द प्लेन मिरर से, कि प्लेन मिरर से कैसे रिफ्लेक्शन होता है। लेकिन उससे भी पहले, इससे पहले कि मैं इसमें अपने आप को देखूं और तुमको देखूं, इससे पहले कि हम इसमें से किसी चीज को देखने की कोशिश करें, अपने बाल काढ़ें, उससे पहले हम ये समझ लेते हैं कि ऑब्जेक्ट किसको कहेंगे और इमेज किसको कहेंगे। ठीक है, क्योंकि आप लोगों के दिमाग में बहुत बड़ा कंफ्यूजन है, व्हाट इज ऑब्जेक्ट एंड व्हाट इज इमेज। नहीं नहीं सर हमें आता है, अरे रुको, अभी थोड़ी देर में पता चल जाएगा कितना आता है कितना नहीं आता है। इसलिए इमेज और ऑब्जेक्ट को पहले डिफाइन कर लेते हैं, किसको ऑब्जेक्ट कहा करेंगे और किसको इमेज कहा करेंगे, एकदम क्लियर कट डेफिनेशन ले लेते हैं। सो बिफोर मूविंग फॉरवर्ड, आगे इमेज बनाने से पहले, प्लेन मिरर को पकड़ने से पहले, एक बार इमेज और ऑब्जेक्ट की डेफिनेशंस को क्लियर कर लेते हैं। तो सबसे पहले व्हाट इज एन ऑब्जेक्ट। सर हमें पता है ऑब्जेक्ट वो होता है जो लाइट को देता है। जैसे एक कैंडल है, क्या ये ऑब्जेक्ट हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है सर, लाइट निकल रही है। यहां पर मेरे पास एक टॉर्च है, क्या ये ऑब्जेक्ट है, हाँ सर बिल्कुल ऑब्जेक्ट है, इससे लाइट निकल रही है। और अगर मैं पूछूं सन, क्या ये ऑब्जेक्ट है, बिल्कुल सर, जो हमें लाइट देगा वो एक ऑब्जेक्ट होगा, पक्का। अगर ये ऑब्जेक्ट है तो क्या फिर ये लोग ऑब्जेक्ट नहीं है। पेंसिल, एक सेव रखा हुआ है, आप खड़े हुए, आप ऑब्जेक्ट नहीं बन सकते। सर बन सकते हैं, मतलब बस हमारे पास लाइट नहीं है खुद की, तो ये बोलना बंद कर दो जिसकी खुद की लाइट होती है वो ऑब्जेक्ट होता है, ये बोलना बंद कर दो। ठीक है सर, ओके सॉरी सर, आज से ये नहीं बोलेंगे सर कि जिसकी खुद की लाइट होती है वो ऑब्जेक्ट होता है, ऐसा बोलेंगे सर लाइट देने वाला होना चाहिए बस। अब जैसे मेरे पास मेरी लाइट तो नहीं है, पर मेरे पास अगल बगल तो लाइटें हैं ना, ये अगल बगल की लाइटें मेरे चेहरे पे गिर के तो तुम्हें मिल रही है ना, तो तुमको तो लाइट मुझसे मिली ना। हम रात में चंद्रमा को देख रहे हैं तो चंद्रमा से लाइट हमको दिख रही है ना। अब चंद्रमा ने जिससे भी उधार ले रखी हो उसको ठीक है, पर हमें तो चंद्रमा से मिली ना। तो हमें लाइट जिससे मिलेगी जरूरी नहीं है वो उसकी खुद की लाइट हो, और इनफैक्ट जरूरी ये भी नहीं है कि वहां कुछ हो। क्या कह रहे हो सर, हाँ सच में, इट इज नॉट नेसेसरी कि वहां कुछ हो। इसलिए मैं हमेशा बच्चों से पूछता हूं, क्या ऑब्जेक्ट वो चीज होती है जो हमेशा एक रियल चीज होनी चाहिए। नहीं, ऐसा कोई जरूरी नहीं है बच्चों।
ऐसा कोई जरूरत वाली चीज नहीं है कि ऑब्जेक्ट की जगह वहां कुछ होना चाहिए। आपको क्या लगता है जो चीज मैं छू सकूं वो ऑब्जेक्ट होगा? सर को मैं छू सकता हूं तो ये ऑब्जेक्ट हो गए सर। पेंसिल पेन इनको छूंगा तो ऑब्जेक्ट है। बल्ब क्योंकि दिख रहा है लाइट निकल रही है तो वो ऑब्जेक्ट है? नहीं, आपके पास ऑब्जेक्ट हर वो चीज होगी जो आपको लाइट दे सके, वहां चाहे कुछ हो या ना हो। आपके सिस्टम में, आपके मिरर पे अगर लाइट आ गई, आपके मिरर पे अगर लाइट आ गई तो मैं तो उसको ऑब्जेक्ट मानूंगा। चलो इस बात को थोड़ा डिटेल में समझाता हूं। चलो इस बात को समझने के लिए दो मिरर के केस ले लेते हैं। अभी मैंने ऐसे टेढ़े टेढ़े मिरर ले लिए, कोई दिक्कत नहीं, पढ़ाऊंगा अभी थोड़ी देर में, ठीक है। तो ये मेरे पास कर्व्ड मिरर है, ठीक है। मान लो एक कर्व्ड मिरर है। अब मैंने बोला मेरे पास यहां से एक लाइट आई, ठीक है। ये लाइट आई मेरे पास, किसके पास आई? कर्व्ड मिरर के पास आई। मैंने पूछा क्या आपको ऑब्जेक्ट पता है कहां है? आपने कहा हाँ बिल्कुल, कहां है बेटा? सर ये रहा, ऑब्जेक्ट है, लाइट दे रहा है। बेटा ये उसकी खुद की लाइट है, किससे हमें क्या करना, दे रहा है लाइट, तो ये ऑब्जेक्ट है। बिल्कुल सही। और इस प्रकार के ऑब्जेक्ट को जो कि आपको इंटरसेक्शन दिखाता है कि हाँ यहां इंटरसेक्शन हुआ था, किसका हुआ था? इंसिडेंट रे का इंटरसेक्शन हुआ था। इस प्रकार के ऑब्जेक्ट को आज से रियल ऑब्जेक्ट बोला जाएगा। बिल्कुल सही बात, ओके सर, रियल ऑब्जेक्ट बोला जाएगा। इससे कोई मतलब नहीं है कि वहां कुछ है नहीं है, वो मतलब नहीं है। हमको मतलब है हमारे इंस्ट्रूमेंट को या हमारे मिरर को लाइट अगर महसूस हुई यहां से आती हुई तो उसने उसको पीछे खींचा और उसने देखा कि यहां इंटरसेक्शन था, एक इंटरसेक्शन था, तो मतलब यहां पर एक रियल ऑब्जेक्ट था, ठीक है। अब यही कहानी को आगे लेके चलते हैं। मान लीजिए मैंने मिरर को एक लाइट दी और वो ऐसे दी। अब तुम ये मत पूछना ये कैसे गई, कैसे भी गई हो, मैंने यहाँ लेंस लगाया हो, कुछ भी लगाया, मैंने लाइट ऐसे पिचका के दे दी। क्यों? कन्वर्जिंग बीम नहीं दे सकता मैं किसी भी तरीके से? कन्वर्जिंग बीम तो ला सकता हूं मैं कैसे भी करके। मैंने सूरज है, सूरज से लाइट ली, उसको एक लेंस पे गिराया, लेंस से लाइट को पिचकाया, मैंने लाइट को पिचकाने से पहले ही मिरर लगा दिया। अब लाइट को पिचकाने से पहले ही मिरर लगा दिया तो इसका मतलब क्या हुआ कि इसको ऑब्जेक्ट कहां दिखेगा, इसके लिए ऑब्जेक्ट कहां है? सर यहां है। अरे नहीं, ये गलत है, आपको आगे ही ले जाना पड़ेगा। इसका मतलब आपको ऐसा प्रतीत होगा कि ये इंटरसेक्शन करना चाहता था। तो आपके मिरर के लिए ये जो लाइट आ रही है ये इंटरसेक्शन करना चाहती थी, इसलिए मैं कहूंगा इसके लिए वो ऑब्जेक्ट है। और वो वहां पे कुछ है नहीं, बस फीलिंग है, इसलिए मैं उसको वर्चुअल ऑब्जेक्ट कहता हूं। तो देखिए ऑब्जेक्ट की डेफिनेशन बड़ी सिंपल रखी गई फिजिक्स में। कभी भी ये नहीं बोला गया कि सन इज एन ऑब्जेक्ट, ह्यूमन इज एन ऑब्जेक्ट, पेन इज एन ऑब्जेक्ट, ऐसा कभी नहीं बोला गया। और अगर आप, क्योंकि आप जो डायग्राम्स बनाते हो उसमें ज़्यादातर आप कैंडल यूज़ करते हो, तो आप ज़्यादातर बोलते हो कि कैंडल इज एन ऑब्जेक्ट, तो ये भी सोच गलत है। ऑब्जेक्ट की बड़ी सिंपल डेफिनेशन रखी गई है फिजिक्स में, वो भी ऑप्टिक्स के अनुसार, कि जिससे भी लाइट आती हुई महसूस होगी उसको ऑब्जेक्ट बोला जाएगा। अब चाहे वो लाइट ऐसे आए तो अपन रियल ऑब्जेक्ट बोलेंगे, असली इंटरसेक्शन मिल रहा है, और अगर लाइट ऐसी आ गई तो पीछे जाके मिलना चाहती थी तो बोलेंगे पीछे इसका वर्चुअल ऑब्जेक्ट है, जबकि पीछे कुछ है ही नहीं। तो हम केवल लाइट को आगे पीछे खींच करके ऑब्जेक्ट को डिसाइड करेंगे, वही हम ऑब्जेक्ट की डेफिनेशन को लिखा करेंगे। सो व्हाट इज एन ऑब्जेक्ट? मैं कहता हूं इंसिडेंट रे खींचने पर जो मिले, बस खत्म। मैं तो यही बोलता हूं बच्चों से, इंसिडेंट रे खींचने पर जो मिले। ये इंसिडेंट रे से बच्चों, हाँ, इनको खींचा आपने पीछे, जो मिले इंसिडेंट रे है, इनको खींचा आपने आगे, जो मिले वो आपका ऑब्जेक्ट है। अब असली इंटरसेक्शन हुआ जैसे कि यहां, तो रियल ऑब्जेक्ट है। और अगर अपीयर्स टू मीट है, मिलना चाहता था पर मिलने नहीं दिया, अपीयर्स टू मीट है, तो फिर ये आपका वर्चुअल ऑब्जेक्ट है। अब जब आप रियल ऑब्जेक्ट और वर्चुअल ऑब्जेक्ट को अच्छे से समझ लेते हो ना, तो फिर आपको इमेज समझने में दिक्कत नहीं आती। नाउ व्हाट इज एन इमेज? सर इमेज क्या होता है? इमेज बनती है जब रिफ्लेक्शन या रिफ्रैक्शन हो गया होता है। जब तक रिफ्लेक्शन नहीं होगा तब तक हम उसको इमेज नहीं कहते। एक बार लाइट टकरा जाए, कसम से एक बार लाइट टकरा जाए, उसके बाद रिफ्लेक्शन अगर हो गया, उसके बाद जो रिफ्लेक्टेड रेज हैं वो हमेशा इमेज के बारे में बताती है। सो व्हाट इज एन इमेज? इमेज क्या होता है? बिल्कुल सही है, इमेज इज समथिंग विच इज फॉर्म्ड आफ्टर रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन। बिना रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन के हम इमेज का कॉन्सेप्ट नहीं इंट्रोड्यूस कर सकते फिजिक्स में। तो पहले रिफ्लेक्शन या रिफ्रैक्शन होना चाहिए। ओके सर, गॉट इट सर,
पहले रिफ्लेक्शन या रिफ्लेक्शन करवाएंगे, उसी से जो बनेगा उसको इमेज कहेंगे। यस, क्योंकि उन्हीं रेस से डिसाइड होता है। एग्जाम्पल देता हूं मैं आपको वापस से कि भाई जरूरी नहीं है कि आपके पास यहां पर इमेज जो बने वो भी रियल हो, टचेबल हो, छूने लायक हो, या वहां से लाइट सच में निकल रही हो, या वहां लाइट सच में पहुंच रही हो, ऐसा कोई जरूरी नहीं है। इसलिए इस बात को समझाता हूं एग्जाम्पल से। मान लीजिए आपने लाइट ऐसे मारी और हुआ क्या, इसकी आदत क्या है, लाइट को पिचकाने की। इसने क्या किया, लाइट को पिचका दिया, इस तरीके से लाइट को पिचका दिया। अब अगर इसने लाइट को पिचका दिया तो जरा फील करिएगा, ये क्या बताना चाहता था कि यहां पर ऑब्जेक्ट बनता, क्योंकि ये कौन सी रेस है, इंसिडेंट रेस। तो इंसिडेंट रेस वर्चुअल ऑब्जेक्ट की तरफ जाना चाहती थी, वहां कुछ है नहीं है, हमको फर्क नहीं पड़ता। और जो इमेज बनी वो रिफ्लेक्शन के बाद असली इंटरसेक्शन से बनी, इसको हम बोलेंगे रियल इमेज। वेरी गुड। तो ये हो गया वर्चुअल ऑब्जेक्ट और ये हो गई इसकी रियल इमेज। वैसे अगर मान लीजिए मैंने एक ऑब्जेक्ट को यहां रखा और लाइट ऐसे फेंक के मारी, ऐसे फेंक के मारी, और ये क्या हुआ, ये इस तरीके से फैल गई, फैल गई बेटा, फैल गई। लाइट ऐसे फैली हुई मारी, वो फैल गई ऐसे। ठीक है, अब इमेजिन करते हैं, क्या ये इंसिडेंट रेज है, बोलो हाँ। क्या ये इंसिडेंट रेज है, बोलो हाँ। क्या ये असली इंटरसेक्शन दिखा रही है, बोलो हाँ। तो क्या ये रियल ऑब्जेक्ट हुआ, बोलो हाँ। अब इमेजिन करते हैं कि रिफ्लेक्टेड रेस कहां गई। सर जो रिफ्लेक्टेड रेस है वो यहां कहीं चली गई, एक तो यहां चली गई, एक यहां चली गई, तो क्या ये आगे जाके मिलेगी, नहीं सर। तो क्या ये पीछे खींचने पे मिलानी पड़ेगी, हाँ सर। इट अपीयर्स टू मीट, और अपीयर्स टू मीट के लिए हम इसको वर्चुअल इमेज का नाम देंगे। तो फिजिक्स में चीजों को आसान रखा, इंसिडेंट रेस ऑब्जेक्ट के बारे में बताती हैं, रिफ्लेक्टेड या रिफ्रैक्टेड रेस इमेज के बारे में बताती हैं। अगर इंसिडेंट रे असली में पिचक गई, इंसिडेंट रेस असली में पिचक गई, इंसिडेंट रेस असली में पिचक गई, तो उसको रियल ऑब्जेक्ट बोलेंगे। और अगर इंसिडेंट रे मिलना चाहती थी तो उसको वर्चुअल ऑब्जेक्ट बोलेंगे। वही अगर रिफ्लेक्टेड रे असली में पिचक गई तो रियल इमेज है, और अगर रिफ्लेक्टेड रेज मिलना चाहती थी तो हम उसको वर्चुअल इमेज बोला करेंगे। ठीक है सर, हमारा ऑब्जेक्ट और इमेज आज पहली बार क्लियर हुआ है, कॉन्ग्रेचुलेशंस। अब तुम्हें आज के बाद कभी भी ऑब्जेक्ट और इमेज को छूने की जरूरत नहीं है। तुम बोलो भैया तुम्हारी कौन सी रेस है, इंसिडेंट, आप ऑब्जेक्ट हो। आप कौन से बने हो, रिफ्लेक्टेड से, आप लोग इमेज हो। और इन दोनों के इंटरसेक्शन से कुछ नहीं बनता। एक बच्चा मेरे पास आया, कहता है सर एक इंसिडेंट रे आई और इधर से एक रिफ्लेक्टेड रे आई, यहां एक इंटरसेक्शन हुआ, सर यहां क्या बनेगा, कुछ नहीं बनेगा। इंसिडेंट रे सारी इंटरसेक्ट होती हैं ऑब्जेक्ट पर, और रिफ्लेक्टेड रे सारी इंटरसेक्ट होती हैं इमेज पर। इनके दोनों के बीच में कोई इंटरसेक्शन, जैसे आप आए और आपने बोला सर ये इंसिडेंट रे आई और ये निकल गई रिफ्लेक्टेड, और फिर एक इंसिडेंट रे आई, सर ये क्या है, कुछ नहीं है, ये इंसिडेंट रे और ये रिफ्लेक्टेड है, ये कुछ नहीं है, ये इंसिडेंट रे है और ये रिफ्लेक्टेड रे है। इनके इंटरसेक्शन से कुछ नहीं बनाया जाता, कभी भी नहीं बनाया जाता। तो ध्यान रखने वाली बातें हैं छोटी छोटी सी, लेकिन 10th में फाउंडेशन लेवल पे ये सब बातें पता हो अच्छा रहता है बच्चों। क्योंकि क्या होता है, हम लोग जब आप लोगों को आगे पढ़ाएंगे तब ये सब दिक्कतें आती हैं। और मेरे को आज ये बात बहुत अच्छे से एहसास हुई, मतलब इस बात का, जब मुझे बताया गया कि आपको 10th के लिए सर एक बच्चों के लिए लेक्चर बनाना है, तो मुझे ये बात का एहसास हुआ कि बच्चों को अभी ऑब्जेक्ट और इमेज की डेफिनेशन ही क्लियर नहीं है, और वो इतने अच्छे एग्जाम की तैयारी करने की कोशिश करते हैं, 10th बोर्ड्स के पेपर में बैठने वाले, और ऑब्जेक्ट और इमेज की डेफिनेशन क्लियर नहीं है। ठीक है, चलो ऑब्जेक्ट क्लियर हुआ, इमेज क्लियर हुई, वेरी गुड। अब क्योंकि तुम्हारा ऑब्जेक्ट और इमेज क्लियर हो चुका है, तो चलो एक काम करते हैं, जल्दी से देखते हैं कि प्लेन मिरर में कैसे रिफ्लेक्शन होता है और उसकी जो इमेजेस बनती हैं उसमें क्या क्या खास बात होती है। तो एक काम करते हैं, जल्दी से चलते हैं और इस प्लेन मिरर में तुमको दिखाते हैं कि क्या फीलिंग आती है। चलो प्लेन मिरर में फीलिंग लेते हैं। अब जब भी आप लोग अपने आप को प्लेन मिरर में देखते हो, आप अपनी पीछे इमेज को देख रहे होते हो, तो इसी इमेज को देखकर आप अपने बाल वाल सेट कर लेते हो। मैं नहीं कर सकता इस समय, बट येस यू कैन सी योर इमेज। तो आप प्लेन मिरर में अपनी इमेज को देख पाते हो। अब इस टाइम आपको जो खास बातें ध्यान रखनी है वो मैं आपको बता देता हूं। सबसे पहली बात, आपकी जो इमेज की दूरी होती है वो आपके ऑब्जेक्ट की दूरी के बराबर होती है। तो इसका मतलब इमेज डिस्टेंस और ऑब्जेक्ट डिस्टेंस बिल्कुल बराबर होना चाहिए। दूसरी चीज, आपके ऑब्जेक्ट का साइज और आपके इमेज का साइज भी
सेम होता है। मतलब हमारा ऑब्जेक्ट जितना बड़ा होगा हमारी इमेज भी उतनी ही बड़ी होनी चाहिए, कोई मैग्निफिकेशन नहीं मिलेगा यहाँ पर। इस प्रकार के मैग्निफिकेशन को हम लोग +1 कहते हैं। हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट और हाइट ऑफ इमेज दोनों ही मैच कर रहा है। अब अगर दोनों मैच कर रहा है तो उसको हम लोग +1 मैग्निफिकेशन कहते हैं। तीसरी इंपॉर्टेंट चीज, जो इमेज बनती है वो इरेक्ट बनती है। अगर सामने मिरर सीधा रखा है तो जो इमेज भी है वो भी सीधी ही दिखनी चाहिए, तो इसको हम लोग इरेक्ट इमेज कहते हैं। और चौथी चीज तुम्हें मैंने हिंट दे दी, साइड से देखो क्या लिखा है। आपको चीजें लिटरली इन्वर्टेड नजर आती है तो वो प्लेन मिरर ही लिखा है, बट आप चीजों को हमेशा इन्वर्टेड दिखते हैं। चलो एक थोड़ा सा समझाता हूँ इस चीज को। जैसे मान लो मैंने यहाँ पर अपना नाम लिख दिया, तो ये मैंने ANUBHAV ये मैंने अपना नाम लिखा, ठीक है। अब अगर मैंने अपना नाम लिख दिया और अगर मैं आपको इस मिरर में इसको पढ़ने की कोशिश करें तो जरा देखते हैं क्या आप इसको पढ़ पाते हैं। तो जैसा कि आप देख पा रहे होगे कि आप मेरे नाम, मेरा नाम गिर गया, आप मेरा नाम नहीं पढ़ पा रहे। रीजन क्या है? रीजन सिंपल सा है कि इस टाइम एक इन्वर्जन प्रोड्यूस हो रहा है जिसको मिरर में लेटरल इन्वर्जन कहते हैं। तो अब आपको मिरर की क्वालिटीज तो समझ में आ गई। अब एक काम करते हैं, जल्दी से इन बातों को नोट कर लेते हैं। चलो ये सारे पॉइंट्स जल्दी से नोट कर लेते हैं कि प्लेन मिरर में हमें क्या क्या नजर आया और क्यों नजर आया, उसके पीछे के डायग्राम्स को भी देख लेते हैं। सबसे पहले प्लेन मिरर में अगर हम किसी भी ऑब्जेक्ट को उसके सामने रखें तो हमें ये नजर आया कि जो इमेज बनती है वो उसके पीछे बनती है। अब ऐसा क्यों हुआ उसको समझने के लिए आपको रे का डायग्राम बनाना आना चाहिए और सिंपल रिफ्लेक्शन करना आना चाहिए। आपने अभी तक मुझसे क्या सीखा है? रिफ्लेक्शन करना, तो आप रिफ्लेक्शन तो कर लोगे ना? यस सर। चलिए तो एक काम करते हैं, एक मुंह ले लेते हैं इसका ए पॉइंट और इसका पैर ले लेते हैं, क्योंकि ऐसे तो बहुत सारे पॉइंट्स हो जाएंगे। एक एक पॉइंट का गिनने बैठ गए, एक एक पॉइंट का रिफ्लेक्शन कराने बैठ गए तो रात हो जाएगी, रात तो हो ही रही है। तो हम लोग अगर एक एक पॉइंट का रिफ्लेक्शन करने बैठ गए तो फिर तो बहुत टाइम लग जाएगा। इसलिए हम लोग केवल मुंह और पैर इन दोनों की इमेजेस को बना लेते हैं, जिससे बाकी बॉडी इसके बीच में आ जाएगी। वेरी सिंपल। तो चलिए सबसे पहले ए की इमेज बना के देखते हैं। तो ए से हमने एक लाइट चलाई सीधी। अब ये सीधी लाइट का फायदा क्या होता है बच्चों, पता है आपको? ये सीधी लाइट जब जाती और टकराती है तो मिरर इसको बोलता है चल हट, वापस जा। तो ऐसे में जो मिरर है वो लाइट को एज इट इज लौटाल देता है। इसको हम लोग बोलते हैं नॉर्मल इंसिडेंस। सीधी गई सीधी लौटी, इसको हम बोल सकते हैं एंगल आई 0, क्योंकि 0 एंगल पे गई 0 पे लौटी। नहीं नहीं 90 नहीं, 0 पे गई 0 पे लौटी, क्योंकि जितने भी एंगल है वो नॉर्मल के साथ देखे जाते हैं। तो एंगल आई भी 0 है, एंगल आर भी 0, ये लाइट एज इट इज लौट के आ गई। ये हो गई पहली लाइट रे। इसमें इंसिडेंट रे भी यही है और रिफ्लेक्टेड रे भी यही है। दूसरी लाइट किसी एंगल पे चला दीजिए। अब वो एंगल आप अपने मन से देख सकते हैं, आपकी कॉपी में जितनी जगह हो उस हिसाब से चला लीजिएगा। तो दूसरी लाइट किसी एक एंगल पे चला दीजिए और जैसे ही आपने उसको एंगल पे चलाया तो आपको लगाना पड़ेगा लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन। क्या कहता है लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन? कि जितने एंगल पे लाइट डालोगे उतने एंगल पे रिफ्लेक्शन होगा। मतलब जितना एंगल आई होगा उतना ही एंगल आर होगा। अब अगर हम ये दो लाइट, कौन सी दो लाइट? जो दो रिफ्लेक्ट हुई हैं उनको देखें, हमें दो इंसिडेंट तो नजर आ ही रही है। ये भी इंसिडेंट थी, ये भी इंसिडेंट थी, तो ये तो ऑब्जेक्ट के बारे में बता रही है। हाँ ठीक है, एक रियल ऑब्जेक्ट है, बिल्कुल सही बात है। अब अगर हम बात करें रिफ्लेक्टेड रेस की, तो ये एक रिफ्लेक्टेड रे है और ये एक रिफ्लेक्टेड रे है। अब ये आगे जाके तो मुझे मिलने के आसार नहीं लग रहे, पर अगर मैं इसको पीछे की तरफ खींचूं तो ये रिफ्लेक्टेड रे किसी इस पॉइंट पे मिलने की कोशिश करेंगे या अपीयर्स टू मीट होंगे। और इसी वजह से मुझे ए की पीछे खींचने पर एक इमेज नजर आएगी जिसको मैं बोलूंगा ए डैश, एंड इट इज अ वर्चुअल इमेज। ये एक वर्चुअल इमेज बन गई है ए पॉइंट की। अब तरीका होता तो सही तरीके से तो आपको सारे बिंदु की बनानी चाहिए, लेकिन अपन टाइम बचा रहे हैं इसलिए हम अब बी पे दिमाग लगाएंगे। बी से भी हमने एक सीधी लाइट फेंक के मारी, बी से भी लौट के लाइट आ गई, तो जैसी गई वैसी लौटी, ठीक है। अब बी से भी हमने किसी एंगल पे लाइट चलाई, जरूरी नहीं है कोई आप एंगल लो जो ए का लिया, कोई भी एंगल ले लो। कोई भी एंगल ले लिया मैंने आर, तो मेरा जो रिफ्लेक्शन हुआ वो भी एंगल आर पे ही हो गया। मैंने बराबर रखना है, बस इतना सा ध्यान रखना है। अब वापस से मैंने वही कहानी सुनाई कि क्या ये रिफ्लेक्टेड रे और ये रिफ्लेक्टेड रे जो अभी भी बी से निकली है और निकली है, क्या ये आगे जाके मिल पाएंगी? आपने बोला नहीं, तो मैंने इनको पीछे की तरफ खींचा और जैसे ही मैंने इनको पीछे की तरफ खींचा तो मुझको बी की इमेज मिलनी स्टार्ट हो गई, जिसका नाम मैंने रख दिया बी डैश। और ए डैश और बी डैश के बीच में बननी चाहिए बाकी पूरी बॉडी, और बन गया हमारा रे डायग्राम। तो हमें जो नजर आया वो यही नजर आया कि ऑब्जेक्ट और इमेज, अगर ऑब्जेक्ट रियल है
तो इमेज उसकी वर्चुअल बन रही है। और यही होता है जब आप शीशे के सामने खड़े होते हो तो शीशे के पीछे कोई होता नहीं है, भगवान करे कोई हो भी ना, तो आप शीशे के पीछे एकदम से झांको, कुछ नहीं मिलेगा आपको। आप शीशे में देख रहे हो अपने आप को, बाल काट दो और एकदम से आपने शीशे के पीछे झांका, कुछ नहीं है। शीशे के पीछे आपकी बस एक इमेज है जो आपको प्रतीत हो रही है, अपीयर हो रही है, वर्चुअल इमेज है। बिल्कुल सही। दूसरी इंपॉर्टेंट बात, जितनी भी वर्चुअल इमेजेस होती हैं उनको कभी स्क्रीन पे ऑब्टेन नहीं कर सकते, कांट बी ऑब्टेन्ड ऑन स्क्रीन, क्योंकि वहां लाइट कभी पहुंची ही नहीं, लाइट तो यहीं यहीं टकरा के लौट गई, तो कान बी ऑब्टेन्ड ऑन स्क्रीन, ये बात आप नोट कर लीजिएगा। और एक इंपॉर्टेंट बात और है कि बच्चों को लगता है कि इन इमेजेस के पैर उल्टे होते हैं ये कोई चुड़ैल या भूत नहीं होती बेटा, ये इमेजेस को देखा जा सकता है, इनकी फोटो खींची जा सकती है। ऐसा नहीं है कि आपने इनकी फोटो खींची और आपने देखा वर्चुअल इमेज की फोटो नहीं आई, तो इनको फोटोग्राफ भी किया जा सकता है, कैन बी फोटोग्राफ्ड, है ना, एंड कैन बी सीन, इनको देखा भी जा सकता है, फोटो भी खींची जा सकती है। बस केवल एक चीज नहीं करी जा सकती, इनको स्क्रीन पे ऑब्टेन नहीं किया जा सकता क्योंकि ये असली इंटरसेक्शन से नहीं बनती। अब बात करते हैं कितनी दूर इमेज बनी होगी। तो आपने क्लास 10th में थोड़ा बहुत ट्रिग्नोमेट्री पढ़ लिया होगा। अब क्योंकि आपने थोड़ा बहुत ट्रिग्नोमेट्री पढ़ लिया है तो मैं आपकी मदद ले लेता हूँ ट्रिग्नोमेट्री की, और थोड़े से ट्राइंगल्स की मदद लेकर के मैं अभी प्रूव कर देता हूँ कि बराबर डिस्टेंस पे होती है। कैसे प्रूव करना है, बड़ा सिंपल सा काम करना है। आपको सबसे पहले सारी दूरियां प्लेन मिरर से देखनी है। अब प्लेन मिरर से जब आपने ऑब्जेक्ट की दूरी दिखी तो वो ऑब्जेक्ट लिखा आपने लेट से u डिस्टेंस पर, और जो दूरी आपकी इमेज की बनी वो इमेज आपने लिखा v डिस्टेंस पे। तो u हो गया ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, v हो गया इमेज डिस्टेंस। अभी 1 मिनट के अंदर प्रूव कर दूंगा कि u और v बराबर आएगा। कैसे, ये देखिए, ये एंगल कितना है I, वेरी गुड, तो ये एंगल भी कितना हुआ I, वेरी गुड, तो ये एंगल भी कितना होगा I। इनको बोलते हैं अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। और अगर ये एंगल I है तो ये भी एंगल I होगा, इसको बोलते हैं करस्पॉन्डिंग एंगल। तो आपको अब 2 ट्राइंगल्स पे फोकस करना है। मैं आपको फोकस करवाता हूं 2 ट्राइंगल्स पे, ध्यान से देखना, अच्छे से देखना, गंदगी नहीं मचाना, ठीक है। तो जरा 2 ट्राइंगल्स पे अच्छे से फोकस करना, एक ट्राइंगल ये वाला और एक ट्राइंगल ये वाला। इन 2 ट्राइंगल्स पे अच्छे से फोकस करो। टिक टिक 1, टिक टिक 2, टिक टिक 3, टिक टिक 4, टिक टिक 5 कर लिया। अब अगर आपने फोकस कर लिया होगा तो अब आप 2 tan थीटा बताने लायक हो गए होंगे। और वो 2 tan थीटा आप कैसे बताएंगे, सबसे पहले, ओ माय गॉड, अभी मैजिक इरेजर हटानी पड़ेगी। हाँ, tan I अगर हम लिखें इस वाले ट्राइंगल से तो परपेंडिकुलर ये बनेगा, दिस इज द परपेंडिकुलर, इसको लिख देते हैं P, इसको लिख देते हैं P परपेंडिकुलर, और बेस बनेगा U, तो ये बनेगा P बाय U। और अगर इस तरफ से चेक करें तो परपेंडिकुलर इधर से भी वही है, बस बेस में V है, तो ये बन जाएगा P बाय V। ओ P P कैंसिल, U इक्वल टू V। इसका मतलब जितना दूर ऑब्जेक्ट होगा उतनी दूर ही इमेज होगी। और इसलिए इस प्यारे से चैप्टर को ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स भी कहा जाता है। क्यों, क्योंकि आप थोड़ी बहुत ज्योमेट्री की मदद लेते हैं। आप स्ट्रेट लाइंस बना रहे हैं, ट्राइंगल्स बना रहे हैं, तो भाई ज्योमेट्री तो आएगी, tan थीटास तो आएंगे, तो थोड़ा सा tan थीटा की आदत डाल लें। ये मैं आपको पहले से ही बता दे रहा हूं, ठीक है। तो किसी बच्चे को tan थीटा वगैरह में दिक्कत है तो परपेंडिकुलर अपॉन बेस, परपेंडिकुलर अपॉन बेस अभी से करना सीख ले, ठीक है, काम आता है हमारे। तो ये हो गया u इक्वल टू v प्रूफ। इससे एक चीज और प्रूफ हो जाती है कि जो हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट है वो हाइट ऑफ इमेज के बराबर है। मतलब HI और HO की वैल्यू बराबर है, और जो भी इमेज बनी है वो सीधी ही बनी है, तो सीधी इमेजेस को हम क्या बोला करेंगे, इरेक्ट इमेजेस बनी है। इससे ये बात प्रूफ हो जाती है कि अगर कल के दिन मैंने HI और HO का कोई रेशो बनाया जिसमें ये चेक करना है बड़ी इमेज बनी है छोटी इमेज बनी, तो मैं HI को HO से डिवाइड कर लूंगा, है, जैसे तुम्हारे नंबर अच्छे आए खराब आए तो कैसे देखते हैं, ऊपर तुम्हारे नंबर नीचे टोटल मार्क्स, है ना, तो पता चल जाता है गंदे अच्छे। जैसे मैंने बोला तुम्हारे नंबर 50 आए, कितने बुरे नंबर है, नहीं 50 में से 50 आए, अब अच्छे लगने लग गए, क्योंकि नीचे की वैल्यू से पता चलता है कि मैग्निफिकेशन हुआ है या नहीं हुआ है। तो हमें HI और HO को जैसे कंपेयर करते हैं वैसे हमें मैग्निफिकेशन पता चल जाता है। ये मैग्निफिकेशन अगर इस केस में निकालें, क्योंकि V और U बराबर हैं, HI और HO बराबर होते हैं, तो ऐसे केस में हमारे पास मैग्निफिकेशन आता है +1। ये +1 मैग्निफिकेशन हमें बताना चाहता है कि हाइट ऑफ इमेज इज इक्वल टू द हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, ठीक है। तो इस मैग्निफिकेशन को +1 बोला जाएगा। तो मतलब तुम्हारे मिरर्स +1 के मैग्निफिकेशन प्रोड्यूस करते हैं, वो भी प्लेन वाले, ठीक है। अच्छा,
सर आपने बीच में अपना नाम पढ़वाया था और नाम हमको उल्टा नजर आया था। सर वो क्या था? वो कहलाता है लेटरल इन्वर्जन। जब भी आप मिरर के सामने कोई अक्षर बनाते हो तो मिरर वो तो अपना काम पूरा करता है, पर होता क्या है, वो अक्षर पलट जाता है। रीजन बड़ा सिंपल सा है। अगर मैं मिरर में ऐसे करके खड़ा हो जाऊं तो आप बता सकते हैं अगर मैं राइट की तरफ उंगली करके खड़ा हूं तो मेरी इमेज किस तरफ उंगली करके खड़ी है? मेरी इमेज लेफ्ट की तरफ उंगली करके खड़ी है। तो ऐसे में अगर मैं अपनी इमेज को इसको देखूं तो मैं और मेरी इमेज कुछ ऐसी नजर आएंगे जैसे मेरे दो हाथ नजर आ रहे हैं। इस टाइम जो मेरे दोनों हाथ हैं वो एक दूसरे के सेम नहीं है, वो एक दूसरे के इन्वर्टेड हैं, इन्वर्टेड हैं। तो इसको बोलते हैं लेटरल इन्वर्जन। तो लेटरल इन्वर्जन हमारे सारे मिरर्स प्रोड्यूस करते हैं, पर क्या होता है उनको जब पढ़ते हैं अपन ना अच्छी तरीके से तो केवल अपन यूजुअली उसको प्लेन मिरर में देखते हैं, पर रियलिटी में ऑल मिरर्स, दुनिया के सारे जितने मिरर्स होते हैं सारे लेटरल इन्वर्जन प्रोड्यूस करते हैं। अब आप कोशिश करना कि आप इस वीडियो के एंड में ये जरूर कमेंट करके जाना कि मान लो घड़ी में 8 बज रहा है तो फिर उसकी मिरर इमेज में कितना बज रहा होगा। तो घड़ी में अगर 8 बज रहा है तो उसकी मिरर इमेज में कितना बज रहा होगा। तो ये मेरा पहला क्वेश्चन है कि अगर घड़ी में 8 बज रहा है तो उसकी मिरर इमेज में कितना बज रहा होगा। और मेरा दूसरा क्वेश्चन है जो थोड़ा सा कठिन है कि अगर 8:35 हो रहे हैं तो बताना फिर उसकी मिरर इमेज में कितना दिख रहा होगा। और तीसरा तो और अच्छा है कि अगर 8:35 हो रहे हैं तो बिना गूगल करे फिर से बताना इसकी मिरर इमेज में कितना बज रहा होगा बाय डूइंग लेटरल इन्वर्जन्स। ठीक है भाई, मैं एंड में जरूर कमेंट बॉक्स चेक करूंगा कि भाई कितने बच्चों ने एंड में कमेंट किया है। तो आई गेस सब बच्चों को प्लेन मिरर की ढासू फीलिंग आ गई, मतलब मजा आ गया कि सर बिल्कुल अच्छे से ऑब्जेक्ट समझ में आ गया, इमेज समझ में आ गई, रे समझ में आ गई, लाइट के दो नेचर समझ में आ गए, प्लेन मिरर समझ में आ गया। अब जैसे हम प्लेन मिरर से बच्चों आगे बढ़ते हैं हमारे पास आ जाता है टेढ़ा मेढ़ा मिरर। और टेढ़े मेढ़े मिरर को हम लोग कहते हैं कर्व्ड मिरर्स, या दूसरे शब्दों में स्फेरिकल मिरर्स। अब ये स्फेरिकल मिरर्स बनाए कैसे जाते हैं, बनते कैसे होंगे, चलो ये बात जल्दी से तुमको समझाता हूं कि किसी भी स्फेरिकल मिरर को कैसे बनाना चाहिए, तुम्हें कैसे उसकी फीलिंग आनी चाहिए, सारे टर्म्स डिटेल में समझाता हूं, चलो मेरे साथ। तो अगर हम एक स्फेरिकल बॉल ले लें और मान लो ये स्फेरिकल बॉल वैसे तो प्लास्टिक की है पर अभी इमेजिन कर लो कि ये ग्लास की है, मतलब एक खोखले ग्लास की बॉल बनी हुई है। और अगर मैं इसको काटना स्टार्ट करूं, चल इधर आ पास आ, ये देख इसको मैं काटना स्टार्ट करता हूं। थोड़ा सा मुश्किल काम है लेकिन करते हैं। जैसे घर में नींबू काटते हैं ना अपन, बिल्कुल वैसे ही अपन को एक प्लास्टिक की बॉल को इस तरीके से काट लेना चाहिए कि अपन उसके साइड से एक स्लाइस निकाल लें। चलो तो ये बाकी तो मैं ऐसे ही काट लूंगा। तो अगर मैं किसी भी एक स्फेरिकल हॉलो ग्लास से एक ऐसा शेप काट लूं तो ये जो बचा हुआ शेप है इसको मैं एक मिरर में कन्वर्ट कर सकता हूं। पर इसको मिरर में कन्वर्ट करने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, मुझे इस पे सिल्वरिंग करनी पड़ेगी। और जिस तरफ मैं सिल्वरिंग करता हूं उसकी अपोजिट साइड अपने आप से मिरर की तरह एक्ट करना स्टार्ट कर देती है। अब यहां पर मान लो मैंने सिल्वरिंग अंदर की तरफ करी है, गड्ढे की तरफ, तो ये जो उठा हुआ सरफेस है ये अपने आप से एक रिफ्लेक्टिंग सरफेस बन जाएगा। और जब उठा हुआ सरफेस एक रिफ्लेक्टिंग सरफेस बनता है तो पता है इसको कौन सा मिरर कहते हैं? बिल्कुल सही, कॉन्वेक्स मिरर कहते हैं। और अगर वही दूसरी तरफ अगर मैं सिल्वरिंग इस तरफ से करूं जिससे लाइट गड्ढे में जाना स्टार्ट हो जाए, लाइट अंदर की तरफ गड्ढे में जाकर गिरे, तो हम उसको केव, कैविटी, कॉनकेव सरफेस कहते हैं। तो हमारे पास बेस्ड ऑन सिल्वरिंग अगर हम यहां सिल्वरिंग करते हैं तो लाइट जब गड्ढे में जाती है तो उसको कॉनकेव मिरर्स कहते हैं। और वही अगर हम यहां सिल्वरिंग करते हैं और लाइट जब उठे हुए सरफेस पे गिरती है तो हम उसको कॉन्वेक्स मिरर कहते हैं।
अब एक इंपॉर्टेंट बात, जितने भी टर्म्स आप पढ़ते हो ना, सेंटर ऑफ कर्वेचर, रेडियस ऑफ कर्वेचर, वो सारे टर्म्स इस स्फीयर से ही समझ में आते हैं। जैसे कि अब मुझसे कोई पूछे सर व्हाट इज सेंटर ऑफ कर्वेचर, तो भाई ये कभी ना कभी किसी स्फीयर का पार्ट था। हाँ बोलो, अगर ये कभी ना कभी किसी स्फीयर का पार्ट था तो उस स्फीयर का कहीं ना कहीं सेंटर था, और उसका जो सेंटर था उसी को बोलते हैं सेंटर ऑफ कर्वेचर। हाँ, वैसे अगर मैं पूछूं आपसे व्हाट इज रेडियस ऑफ कर्वेचर, तो रेडियस ऑफ कर्वेचर जिस स्फीयर का ये पार्ट है, इस स्फीयर का कहीं ना कहीं रेडियस है, उसी रेडियस को बोला जाता है रेडियस ऑफ कर्वेचर। अब तीसरी इंपॉर्टेंट चीज होती है इसके अंदर एक पॉइंट जिसको कहा जाता है पोल। अब पोल को देखने के लिए क्या करना पड़ेगा, पास आओ, पोल को देखने के लिए क्या करना पड़ेगा, इसको हटा देते हैं, इसके अंदर एक छोटा सा बिंदु बनाना पड़ेगा बिल्कुल सेंटर पे, और जैसे आप बिल्कुल सेंटर पे एक बिंदु बनाते हैं, इसी बिंदु को हम लोग पोल के नाम से जानते हैं। अब चाहे इसको यहां बनाओ चाहे आप इसको यहां बनाओ, एक ही बात है, दोनों के लिए पोल एक ही चीज है। तो दिस पॉइंट इज कॉल्ड द पोल। अब आपको तीन चीजें समझ में आ गई। पहला, सेंटर ऑफ कर्वेचर कहीं स्फीयर के अंदर होना चाहिए, अब स्फीयर ना भी दिखाऊं तो भी सेंटर दिखना चाहिए, रेडियस ऑफ कर्वेचर दिखना चाहिए, और पोल दिखना चाहिए। अब एक इंपॉर्टेंट लाइन जो कि पोल और सेंटर ऑफ कर्वेचर को जोड़ के दिखाएगी, एक ऐसी लाइन जो पोल और सेंटर ऑफ कर्वेचर को जोड़ के दिखाएगी। एक सेकेंड, इसकी छतरी बना देता हूं, ये देखो, इसको कहते हैं प्रिंसिपल एक्सिस। तो जो सेंटर ऑफ कर्वेचर और पोल को जोड़ दे बिल्कुल छाते की तरह, छोटा छाता, तो उसको हम लोग बोलेंगे प्रिंसिपल एक्सिस। अब एक लास्ट पॉइंट जो सब बच्चों को यहीं कहीं दिख जाएगा, वो है इसका एपर्चर। और एपर्चर का मतलब होता है कि इसको तो आप साइड से देखोगे तो ऐसा दिखेगा, पर जब सामने से देखोगे तो भी तो एक गोला दिखेगा। ये गोला वो गोला नहीं है जिस गोले से इसको काटा गया है, वो गोले का रेडियस अलग है और इसका रेडियस अलग है, इसका डायमीटर अलग है। इसके डायमीटर को ही हम लोग एपर्चर के नाम से बुलाते हैं। तो अब तुम्हारे दिमाग में क्या क्या क्लियर हुआ, सेंटर ऑफ कर्वेचर, रेडियस ऑफ कर्वेचर, पोल, प्रिंसिपल एक्सिस, और फाइनली इसका डायमीटर ऑल्सो कॉल्ड द एपर्चर। चलो जल्दी से बोर्ड पे आओ मेरे पास। तो जैसा तुमने देखा कि अगर मैं किसी भी स्फीयर से एक छोटा सा पार्ट अलग कर लूं और उस अलग पार्ट को अगर मैं बाहर से सिल्वर कर दूं और लाइट को अंदर से गिरने दूं गड्ढे के अंदर, तो इसको हम लोग कॉनकेव मिरर के नाम से बुलाया करेंगे। और वही मैं अगर इसको अंदर से सिल्वर कर दूं और लाइट को बाहर से गिरने का मौका दूं, जैसे कि कैप्टन अमेरिका की शील्ड बाहर से गिरने का मौका दूं, तो इस प्रकार की चीज को हम कॉन्वेक्स मिरर कहेंगे। तो जितने भी डिश टीवी वगैरह होते हैं वो कॉनकेव नेचर के होते हैं ना, और जितने भी उठे हुए सरफेस होते हैं वो कॉन्वेक्स होते हैं, कैप्टन अमेरिका की शील्ड जैसा, तो इसको आप कॉन्वेक्स सरफेस कह सकते हैं। अब जो वो बेसिक्स मैंने बताए उन सब की एक एक बार जल्दी जल्दी डेफिनेशन नोट कर लेते हैं। तो चलिए जल्दी से, क्योंकि फील तो हमने कर लिया है, सारी चीजें नोट करते हैं। सबसे पहले जिस स्फीयर का ये छोटा सा हिस्सा पार्ट है, इसको बोलते हैं सेंटर ऑफ कर्वेचर। सो व्हाट इज सेंटर ऑफ कर्वेचर? सेंटर ऑफ कर्वेचर इज द सेंटर ऑफ द स्फीयर, सेंटर ऑफ स्फीयर of which the mirror is a part of, जिसका ये पार्ट है। वैसी व्हाट इज रेडियस ऑफ कर्वेचर? रेडियस ऑफ कर्वेचर इज द रेडियस ऑफ स्फीयर। वापस से ध्यान रखिए, रेडियस ऑफ स्फीयर, इस स्फीयर का रेडियस, इसको आप चाहे यहां बनाओ चाहे यहां बनाओ चाहे यहां बनाओ चाहे यहां बनाओ, कहीं भी रेडियस बनाए, पर अपन तो मिरर पे बनाएंगे तो अपन यहां 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 कहीं भी रेडियस बना सकते हैं। सो रेडियस ऑफ कर्वेचर इज द रेडियस ऑफ स्फीयर ऑफ विच द मिरर इज अ पार्ट ऑफ। ठीक है, अब तीसरा पॉइंट जो मैंने आपको बाद में फील कराया कि जो हिस्सा कटा है अगर देखिए उसको सामने से तो एक सेंटर और नजर आएगा, उस सेंटर को बोलते हैं सेंटर ऑफ द मिरर, एंड दिस सेंटर इज कॉल्ड द पोल। तो इसको बोला जाएगा पोल। सो पोल इज द सेंटर ऑफ मिरर। ये मिरर का सेंटर है, ना कि स्फीयर का सेंटर है, ये मिरर का सेंटर है, इसलिए इसको पोल कहा जाता है। और फिर हमने पढ़ा प्रिंसिपल एक्सिस।
प्रिंसिपल एक्सिस वो लाइन है जो सेंटर ऑफ कर्वेचर और पोल को जोड़ती है, और जितना लंबा खींचना है उतनी लंबी खींच लो। तो जरूरी नहीं है सेंटर से चालू करना है, कितनी भी लंबी खींच लो, कितनी भी पीछे ले जाओ। पोल और सेंटर ऑफ कर्वेचर को जोड़ने वाली एक जो लाइन है, इसको बोलते हैं प्रिंसिपल एक्सिस। द लाइन ज्वाइनिंग द सेंटर ऑफ कर्वेचर टू द पोल, ठीक है, इसको बोला जाएगा आज से प्रिंसिपल एक्सिस। और फाइनली हमने एक चीज और देखी जो बहुत कम लोगों को समझ में भी आती है। बच्चे बेचारे 3D में कभी देखते नहीं है, इसलिए उनको फील नहीं आता। तो जब भी मिरर को साइड से देखते रहते हो आप, पर सामने से देखोगे तो एक गोला और नजर आएगा, और ये जो गोले का डायमीटर होगा इसको बोला जाता है एपर्चर। सो एपर्चर का मतलब होता है द डायामीटर ऑफ इस मिरर, स्फीयर नहीं, द डायमीटर ऑफ मिरर। ठीक है भाई, क्लियर? ये सब बातें क्लियर होनी चाहिए, तो किसी बच्चों को मेरे बेसिक टर्म्स में दिक्कत नहीं आनी चाहिए। अब एक इंपॉर्टेंट बात, जैसे आप सिल्वरिंग करते हो मिरर का नेचर भी वैसा हो जाता है। अब आप देखो, ये बात को अपने अंदर से महसूस कर सकते हो कि मान लीजिए वो जो टाटा स्काई की डिश ऊपर लगी है आपके, या वो डिश टीवी जो लगा है, या वो जो एंटीना जिसमें गड़ा है, अगर इसमें लाइट गिरती होगी तो लाइट गिर के क्या करती होगी? क्या गिर के लौटे आती होगी, या गिर के पिचक सी जाती होगी? बिल्कुल सही, लाइट गिरती है और पिचक सी जाती है, लाइट गिरती है और टकरा के पिचक सी जाती है। और अगर आप इस बात को महसूस करना चाहते हैं तो हम बहुत आसानी से समझ सकते हैं कि मान लीजिए ये हमारे पास एक मिरर है, और मैंने क्या किया, मैंने इसके ऊपर लाइट को फेंक के देखा, और जब मैंने लाइट को फेंक के देखा तो मेरे को पता है मुझे सिंपल रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट करना है। अब रिफ्लेक्शन में एक इंपॉर्टेंट बात यह है कि जिस जिस पॉइंट पे आप लाइट को गिराओगे वहां वहां आपको बनाना पड़ेगा नॉर्मल, और सारे नॉर्मल सर्कल की प्रॉपर्टी होती है, सारे नॉर्मल सीओसी से पास करने चाहिए, सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास करने चाहिए। चाहे नॉर्मल यहां बनाओ चाहे यहां बनाओ, मुझे नहीं मतलब है, आप कहीं भी नॉर्मल बनाओ, बस मेरे सेंटर ऑफ कर्वेचर से जरूर पास कराना। अब इधर आओ, इधर आओ, इधर आओ। तुमने मुझसे क्या पढ़ा है सर? रिफ्लेक्शन पढ़ा है हमने आपसे। तुमने मेरे से फर्स्ट लॉ पढ़ा है रिफ्लेक्शन का? हाँ सर पढ़ा है। इधर आओ, जरा बताओ कि अगर यहाँ एंगल आई है तो दोबारा एंगल आई कहाँ दिखेगा? सर दोबारा एंगल आई यहाँ दिखेगा। वेरी गुड। अच्छा बताओ, अगर यहाँ एंगल छोटा सा आर है तो अब दोबारा आर कहाँ दिखेगा? सर दोबारा आर यहाँ दिखेगा। वेरी गुड। अच्छा बताओ, अगर दोबारा एंगल यहाँ पर कुछ आई डैश है तो दोबारा एंगल आई डैश कहाँ दिखेगा? सर दोबारा एंगल आई डैश यहाँ दिखेगा। वेरी गुड। तो आप खुद देख पा रहे होगी कि लाइट टकराने के बाद पिचक सी रही है, और लाइट अगर पिचक सी रही है, ज्योमेट्री समझा रही है कि लाइट अगर पिचक सी रही है, तो इसका मतलब ये एक कन्वर्जिंग मिरर हो चुका है। तो जितने भी कॉनकेव मिरर्स होते हैं वो कन्वर्जिंग इन नेचर होते हैं। तो मैं इस बात को यहां नोट कर देता हूं कि द कॉनकेव मिरर्स आर कन्वर्जिंग इन नेचर। ठीक है, वही अगर आप एक काम करो, एक पानी की धार को इसके ये वाले सरफेस पे मारो, उठे हुए सरफेस पे मारो, क्या होगा? धार पिचकेगी या फैलेगी? सर फैलेगी। एग्जैक्टली तो यहां से ये समझ में आना चाहिए कि कॉन्वेक्स सरफेसेस, आप चाहो तो रिफ्लेक्शन से भी समझ सकते हो, लॉ लगा लगा के समझ सकते हो, अगर समझाना है तो लो समझ लो। देखिए कहीं भी ऐसा नहीं होगा कि आपको लगेगा अरे सर ये तो मैंने याद कर लिया, नहीं, ये आप जब जब बनाओगे डायग्राम तब तब आपके दिमाग में सेट होगा। देखो यहां पर कौन है? सीओसी, सेंटर ऑफ कर्वेचर। ठीक है, अब मैंने ये वाली लाइट मारी, मुझे बस इतना देखना है क्या होगा। सबसे पहले मुझे रिफ्लेक्शन कराने के लिए बनानी पड़ेगी नॉर्मल, और मेरी सारी नॉर्मल कहाँ से पास करती हैं? सीओसी से। अब जैसे ही मैंने नॉर्मल बनाई मुझे एंगल दिखना स्टार्ट हो गया। अब अगला एंगल मुझे कहाँ बनाना है मुझे भी पता है, तो इससे मुझे पता चलेगा टकरा के अंदर नहीं घुसी, भाग गई। अगर टकरा के भाग गई इसका मतलब ये बताना चाहता है कि ये डाइवर्जिंग मिरर है। सो दिस इज अ डाइवर्जिंग मिरर। वेरी गुड। ठीक है, सो कॉनकेव मिरर्स एंड कॉन्वेक्स मिरर्स, इसमें बेसिक डिफरेंस होता है कि कॉनकेव जो होते हैं वो कन्वर्जिंग होते हैं, और कॉन्वेक्स जो होते हैं वो डाइवर्जिंग मिरर्स होते हैं। और इसी वजह से हम एक पॉइंट डिफाइन कर पाते हैं दोनों के अंदर, क्योंकि लाइट पिचकती है, क्योंकि लाइट फैलती है, हम एक पॉइंट डिफाइन कर पाते हैं। आप मेरी बात समझ गए होंगे सर मुझे किस पॉइंट पे ले जा रहे हैं। यस, वी कैन डिफाइन अ वेरी इंटरेस्टिंग पॉइंट कॉल्ड द फोकस। तो वो जो टाटा स्काई की डिश लगी हुई है उसके एक बिंदु है आगे जहां पर सारी रे, सारे सिग्नल्स आके कन्वर्ज कर रहे हैं, और उसी कन्वर्जिंग पॉइंट को हम लोग फोकस कहते हैं।
और एनसीईआरटी में एक बड़ी एक सुंदर बात लिखी, उन्होंने बोला है कि अगर किसी कॉनकेव मिरर को लिया जाए, सूरज की तरफ उसको किया जाए, तो वो सूरज से गिरने वाली सारी किरणों को एक जगह पिचका देगा, और अगर वहां पे एक काला पेपर रखें तो काला पेपर जलने लगेगा। हम्म मुझे लगता है हमको ये ट्राई करना चाहिए। चलो इसको ट्राई करते हैं, बिना ट्राई करे मानेंगे नहीं, है ना? तो जरा इसको ट्राई करके आते हैं, फिर देखते हैं कि क्या हमें फोकस समझ में आया या नहीं आया। चलो फोकस समझते हैं। तो कॉनकेव मिरर की तलाश में हम पहुंच गए हैं छत पे, और छत पे हमें देखो क्या दिखा, एक एंटीना। चलो इस एंटीना को उखाड़ने से पहले इसके पीछे की पहले फिजिक्स समझ लेते हैं। सैटेलाइट से सिग्नल आते हैं जो इस डिश पे टकराने के बाद इस पॉइंट पे इकट्ठे हो जाते हैं, जिससे खराब मौसम और तेज बारिश में भी हमको अच्छे सिग्नल मिलते हैं। लेकिन क्या होगा अगर इन सिग्नल रेस को हम सनरेज से रिप्लेस कर दे तो? आओ ट्राई करते हैं। अब कॉनकेव मिरर को जल्दी से साफ करके मैंने इस पे छोटे छोटे कांच के टुकड़े चिपका लिए हैं, जिससे एक अच्छा रिफ्लेक्टिंग सरफेस बन जाए। और जैसे ही अब मैंने इसके ऊपर पेपर रखा, कुछ ही सेकंड्स में पेपर जल उठा। मतलब कॉनकेव मिरर के पास फोकस होता है जहां पर सारी लाइट आके कन्वर्ज हो जाती है। चलो वापस चलते हैं, अब जल्दी से समझते हैं कि भाई फोकस होता क्या है फाइनली। तो अगर हम सेंटर ऑफ कर्वेचर बना लें, पोल बना लें, और इनके बीच में एक प्रिंसिपल एक्सिस बना लें, तो जब भी लाइट रे प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आती है, जब भी लाइट रे प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल भेजी जाएगी, कॉनकेव मिरर से टकरा के वो एक सिंगल पॉइंट पे कन्वर्ज कर जाएंगी, और इसी सिंगल पॉइंट को हम लोग फोकस के नाम से जानते हैं। अब यहां पर जो फोकस आपको नजर आ रहा है वो फोकस एक रियल फोकस है। इसका मतलब यहां पर लाइट सच्ची में कन्वर्ज करी है। पर क्या होगा अगर हम एक कॉन्वेक्स मिरर यूज करें? तो कॉन्वेक्स मिरर के केस में बस अंतर इतना सा है कि उसकी आदत लाइट को पिचकाने की नहीं, फैलाने की है। अब वो लाइट को जब पिचकाएगा नहीं, फैलाएगा, तो ऐसे में हम आगे बढ़ के फोकस तो नहीं ढूंढ सकते। अगर हम आगे की तरफ देखें तो फोकस कभी नहीं दिखेगा, पर अगर हम इनको पीछे खींचें तो हमें ऐसा प्रतीत होगा कि एक फोकस पीछे की तरफ है। इसका मतलब यहां पे जो फोकस आता है वो एक वर्चुअल फोकस होता है। तो इसलिए कॉनकेव मिरर्स में रियल फोकस देखा जाता है, और हमारे कॉन्वेक्स मिरर्स में हमारा वर्चुअल फोकस को देखा जाता है। डायरेक्शन भी ध्यान रखेंगे, इसका फोकस इस तरफ होता है और उसका फोकस उस तरफ होता है। ठीक है, तो अब आपको फोकस भी समझ में आ गया। लेकिन ये फोकस की दूरी क्या होती है? वैसे हम जब क्लास 12 में पढ़ाते हैं तो प्रॉपर इसका डेरिवेशन होता है, लेकिन अभी हमारे लिए जरूरत का नहीं है। अभी हम केवल याद कर लेते हैं कि जो फोकस की दूरी होती है वो रेडियस की आधी होती है। दोबारा बोलूं, फोकस की दूरी रेडियस की आधी होती है। इसका मतलब ये फोकल लेंथ, जो पोल से दूरी होती है, फोकल लेंथ, वो होती है रेडियस की आधी। तो जो भी फोकल लेंथ होता है वो रेडियस का आधा होता है। नाउ व्हाट इज फोकल लेंथ? फोकल लेंथ इज द डिस्टेंस बिटवीन पोल एंड फोकस। पोल और फोकस के बीच की दूरी को फोकल लेंथ कहा जाता है, जो कि रेडियस की आधी होती है। तो इससे आपको ये बात का छोटा सा ध्यान रखना है कि फोकल लेंथ क्या होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखो ये समझ में आ गया कि दो प्रकार के मिरर्स होते हैं, ये समझ में आ गया कन्वर्जिंग होता है, एक डाइवर्जिंग होता है। अब ये समझ में आ गया हमको कि मिरर्स में फोकस नाम की चीज क्या होती है। हमारे बेसिक्स भी हमारे क्लियर हो चुके हैं। तो चलो ये बात कर लेते हैं अब कि किसने कैसी इमेजेस बनती हैं। कॉनकेव कैसी इमेजेस बनाता है, कॉन्वेक्स कैसी इमेजेस बनाता है, कौन कैसी इमेज बनाएगा वो कैसे पता चलेगा? सबसे पहले आपका जो कमांड होना चाहिए, मतलब बोलते हैं ना एकदम धुरंधर होने चाहिए, वो होने चाहिए आप रे डायग्राम में। सर तो हमें रे डायग्राम सिखा दो ना। चलो रे डायग्राम सिखाता हूं, और तुमको 4 पॉइंट्स बताऊंगा जो तुम्हें हमेशा ध्यान रखने फीलिंग के साथ। ठीक है, चलिए जब भी कोई रे डायग्राम बनाया जाएगा इन 4 पॉइंट्स का ध्यान रखा जाएगा, चाहे कॉनकेव हो चाहे कॉन्वेक्स हो। पहला पॉइंट है कि कोई भी लाइट अगर हमने प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल मारी, ये हमारा पहला पॉइंट है। कोई भी लाइट अगर हमने प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल मारी तो वो हमेशा फोकस से पास करेगी या करती हुई प्रतीत होगी, अपीयर्स टू मीट। ठीक है, तो या तो करेगी या करती हुई प्रतीत होगी, पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट इसी का रिवर्स, अगर आप इसी को उल्टा बोल दें कि फोकस से कोई लाइट गई तो वो पैरेलल हो जाएगी, या फोकस की तरफ कोई लाइट मारी गई तो वो पैरेलल हो जाएगी। सो दूसरा पॉइंट है एनी लाइट डायरेक्टेड टुवर्ड्स द फोकस
कोई भी लाइट को अगर मैं फोकस की तरफ डायरेक्ट करूं, ठीक है, तो मैं यहां पर इसी डायग्राम में कर देता हूं। अगर इसी लाइट को मैं उल्टा चलाता तो ये एज इट इज वापस चली जाती। ये हमारा पॉइंट नंबर 2 है कि कोई भी लाइट फोकस से निकलेगी तो वो पैरेलल हो जाएगी। यहां भी आप बोल सकते हैं कि कोई भी लाइट फोकस की तरफ जब मारी जाएगी तो वो पैरेलल वापस हो जाएगी। ये हमारा पॉइंट नंबर 2 हो गया। पॉइंट नंबर 3 कि जो भी लाइट सेंटर ऑफ कर्वेचर से निकलेगी वो टकरा के सेंटर ऑफ कर्वेचर से निकलेगी। क्या सर, ये तो आपने एक ही बात बोल दी। नहीं नहीं, सही बात है। जो भी लाइट सेंटर ऑफ कर्वेचर से निकलेगी वो सेंटर ऑफ कर्वेचर से ही टकरा के वापस जाएगी। मतलब यहां पर कहीं सेंटर ऑफ कर्वेचर होगा। अब आपने एक सेंटर ऑफ कर्वेचर से लाइट ली और टकरा दी। अब देखिए इसके पीछे का फिजिक्स क्या है। आपको पता है सेंटर ऑफ कर्वेचर से जाने वाली लाइट का नॉर्मल भी यही बनेगा, क्योंकि सारे नॉर्मल को सीओसी से पास करना होता है। अगर नॉर्मल यहीं से निकलेगा तो फिर रिफ्लेक्टेड रे को भी यहीं से निकलना पड़ेगा, क्योंकि इसका एंगल आई 0 हो चुका है। इसका मतलब जैसे जाएगी वैसी आएगी, जैसी जाएगी वैसी आएगी। तो जितनी भी लाइट सेंटर ऑफ कर्वेचर की तरफ डायरेक्टेड होती हैं, मैं यहां से मारता हूं, यहां से सेंटर ऑफ कर्वेचर की तरफ डायरेक्टेड होती हैं, वो एज इट इज लौट के आ जाती हैं। ये आपका थर्ड पॉइंट है। और लास्ट पॉइंट, ये हमारे लिए क्योंकि आसान है, हम तो वैसे कहीं भी लाइट गिरा सकते हैं बच्चों, आपको पता होना चाहिए, पर हमारे लिए वहां रे डायग्राम बनाना बहुत जरूरी है ना। फिजिक्स ऐसी पढ़ के जाए कि वहां बने हमसे, हमें पता तो सारी फिजिक्स है लेकिन बना नहीं पा रहे हैं। इसलिए हम कुछ स्पेशल केसेस घर से पढ़ के जाते हैं कि ये केसेस हमें याद रखने हैं। तो सीधी वाली लाइट फोकस से पास कर गई, फोकस वाली लाइट सीधी हो गई, सीओसी वाली लाइट सीओसी से पास कर गई। और लास्ट पॉइंट इज कि आप किसी भी लाइट को अगर पोल पे मारते हो, मैं दोबारा बोलता हूं, आप किसी भी लाइट को अगर पोल पे मारते हो तो जितने एंगल पे वो गिरती है प्रिंसिपल एक्सिस के साथ, वो उतने एंगल पे ही रिफ्लेक्ट मारती है, लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन का पालन करती है। क्यों सर, ऐसा क्यों होता है बेटा? क्योंकि ये आपने बनाई ना बीच की लाइन, ये प्रिंसिपल एक्सिस, ये इस समय की नॉर्मल है, क्योंकि ये सीओसी से पास कर रही है तो ये नॉर्मल है। तो नॉर्मल तो बराबर एंगल बनाता ही है। तो पोल पे गिरने वाली लाइट जितने एंगल पे गिरेगी उतने पे रिफ्लेक्ट होगी। इसको आप यहां भी बोल सकते हैं, पोल पे गिरने वाली लाइट जितने एंगल पे गिरेगी वो उतने एंगल पे रिफ्लेक्ट भी होगी, क्योंकि प्रिंसिपल एक्सिस उसका सीओसी बन जाता है। ये हर जगह हो रहा होता है, पर क्योंकि यहां प्रिंसिपल एक्सिस सीओसी बन जाता है तो एंगल अच्छे से दिख जाता है। दैट्स इट। तो मेरे हिसाब से आपको ये 4 बिंदु क्लियर हो गए होंगे, 4 पॉइंट्स एकदम आपके दिमाग में बैठ गए होंगे। सीधी वाली फोकस से, फोकस वाली सीधी, सीओसी वाली सीओसी से, और पोल वाली जितने एंगल पे जाएगी प्रिंसिपल एक्सिस से उतना ही एंगल बना के चली भी जाएगी। डन, क्लियर? मेरे हिसाब से आपका दिमाग सेट हो चुका है यहां तक का। सर इससे हमारा क्या फायदा? इससे तुम्हारा फायदा है। इससे तुम जो मिरर चाहो उसमें जैसी इमेज चाहो वैसी इमेजेस बना सकते हो, और इससे तुम कॉनकेव और कॉन्वेक्स के सारे केसेस पढ़ सकते हो। पर देखो, केसेस पढ़ाने से पहले मैं तुमको रे डायग्राम बनाना सिखाऊंगा, लेकिन पहले मैं तुमको फील कराऊंगा। अब एनसीईआरटी में लिखा है कि भैया एक चम्मच ले आओ, जरा ले आओ, दौड़ के जाओ और एक जरा चम्मच लेके आओ। आओ जरा चम्मच की मदद से समझते हैं कि ये कॉनकेव और कॉन्वेक्स में क्या क्या केसेस होते हैं। जरा आओ दौड़ के, जरा कॉनकेव मिरर समझते हैं, कॉन्वेक्स मिरर समझते हैं। ले आए चम्मच। अब एक काम करो, इस चम्मच को अपने सामने रखो और जरा खुद को देखने की कोशिश करो। तो आपको एक बात नजर आएगी कि जब आप गड्ढे वाली साइड में देखोगे, मतलब कॉनकेव साइड में देखोगे, तो आप खुद को उल्टा देखोगे। जैसे कि आपको दिख रहा होगा कि मैं आपको इस समय उल्टा नजर आ रहा हूं। पर वही अगर मैं इसको पलट दूं, मतलब इसकी कॉन्वेक्स साइड पे देखूं, तो अब मैं आपको सीधा नजर आ रहा हूँ। इसका मतलब जो कॉनकेव साइड होती है वो इन्वर्टेड इमेजेस बनाती है, और जो कॉन्वेक्स साइड होती है वो इसकी इरेक्ट इमेजेस बनाती है। कॉन्वेक्स में एक फायदा और है कि आप इसमें ज्यादा चीजों को देख पा रहे होंगे, क्योंकि डिमिनिश्ड इमेज बनती है तो इसका फील्ड ऑफ व्यू बड़ा होता है, इसलिए गाड़ियों के मिरर्स को इसी शेप का बनाया जाता है। वही कॉनकेव मिरर में आपको छोटी चीजें दिख रही होंगी, अगल बगल की ज्यादा चीजें नजर नहीं आ रही होंगी, इसका फील्ड ऑफ व्यू थोड़ा छोटा होता है। अब कॉनकेव में एक बहुत इंटरेस्टिंग पॉइंट है जिसको मैं ऐसे नहीं दिखा सकता, तो चलो उसके लिए मैं थोड़ा सा सेटअप को चेंज करता हूँ। अब आपको कॉनकेव की ये वाली बात तो समझ में आ गई कि जो भी ऑब्जेक्ट उसके सामने रखा जाएगा उसकी इन्वर्टेड इमेज बनाएगा। लेकिन जैसे जैसे मैं इसके पास आता हूँ और मेरी उंगली पास आती है, एक तो मैग्नीफाइड इमेज बन रही है, और दूसरा जैसे मैं बेहद करीब आ जाता हूँ, आप देख सकते हैं, आपको मेरी उंगली कितनी बड़ी नजर आ रही होगी। मतलब ये अब इरेक्ट इमेज बनाना स्टार्ट कर देता है, वो भी हाईली मैग्नीफाइड, और वो भी मिरर के पीछे की तरफ।
इसका मतलब एक वर्चुअल इमेज का केस और बनता है कॉनकेव मिरर में सर्टेन पॉइंट को क्रॉस करके। चलो अब इस बात को ना पूरा रे डायग्राम की मदद से समझते हैं कि यहाँ पे हो क्या रहा है। अब जितनी चीजें तुमने चम्मच में समझी उनको जरा रे डायग्राम की मदद से भी समझ लो। जब भी हम किसी कॉनकेव मिरर को यूज करते हैं और एक ऑब्जेक्ट को उससे किसी दूरी पे रखते हैं, लेट से काफी दूर रखा है, तो जो इमेज होती है वो फोकस के बेहद करीब बनती है, रियल इमेज बनती है और एक छोटी इमेज बनती है जैसा कि हो रहा था। पर जैसे जैसे ऑब्जेक्ट इसके पास आता चले जाता है वैसे वैसे इमेज भी बड़ी होती चली जाती है। और जैसे जैसे ऑब्जेक्ट एक सर्टेन पॉइंट पे आता है, इमेज और ऑब्जेक्ट का जो साइज होता है वो बिल्कुल मैच कर जाता है। ये वही पॉइंट है जिसको आप थोड़ी देर पहले कह रहे थे सेंटर ऑफ कर्वेचर। तो ये सब कैसे हो रहा है अभी मैं सारे रे डायग्राम्स आपको बना के दिखाऊंगा, पर यस सारे केसेस यही बन रहे हैं आपके सामने। तो सेंटर ऑफ कर्वेचर की इमेज सेंटर ऑफ कर्वेचर पे बनने लगती है और बराबर साइज की इमेज नजर आती है। पर मजा कब आना स्टार्ट होता है, जब हम और करीब जाना स्टार्ट करते हैं। तो सेंटर ऑफ कर्वेचर से फोकस के बीच में हम जब दूरी तय करना स्टार्ट करते हैं तो इमेज अभी भी इन्वर्टेड है और बड़ी इमेज बननी स्टार्ट हो जाती है। और ऐसा करते 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 अगर हम फोकस पे ही चले गए तो इमेज इन्फिनिटी पे टेंड कर जाती है। इसलिए आपको जो मेरी उंगली दिख रही होगी ऐसे फटी फटी सी दिख रही होगी, कैसे खुली खुली सी दिख रही है, वो इसलिए दिख रही थी क्योंकि मैं फोकस के बहुत करीब था। फोकस की जितनी भी चीजें होती हैं वो इन्फिनिटी पे इमेज बनाना स्टार्ट कर देते हैं और वो ब्लर से हो जाते हैं। पर फिर से क्या होता है, अगर मैं फोकस की भी आगे चले जब मेरा नाखून था वो फोकस की भी आगे था, तो अगर मैं फोकस की भी आगे चला गया, वो देखो पीछे से कौन आया, ये देखो मेरे नाखून की इमेज आई, वो भी इरेक्ट इमेज, वो भी वर्चुअल इमेज, वो भी रियल इंटरसेक्शन से नहीं बन रही है। और ऐसे प्रकार के वर्चुअल केसेस फोकस के आगे स्टार्ट होते हैं। तो जब भी मैं किसी कॉनकेव मिरर में फोकस के आगे चला जाता हूं मुझे इरेक्ट इमेजेस, मैग्नीफाइड इमेजेस दिखना स्टार्ट हो जाते हैं। तो ये मेरे कॉनकेव के केसेस होते हैं। कुछ इसी तरीके से आप कॉन्वेक्स को भी बहुत प्यार से समझ सकते हैं। कॉन्वेक्स में आप चाहे कितना भी पास चले जाए, चाहे कितना भी दूर चले जाए, आपको हमेशा एक इरेक्ट इमेज, डिमिनिश्ड इमेज ही नजर आती है। तो आप चाहे कितना भी पास या दूर चले जाएं, आपको हमेशा एक डिमिनिश्ड और इरेक्ट इमेज ही नजर आती है। तो कॉन्वेक्स में हमारे पास बहुत सारे केसेस नहीं होते, पर कॉनकेव में हमारे पास केसेस होते हैं। तो चलिए काम करते हैं अब सबके, क्योंकि आप जिस पेपर की तैयारी कर रहे हैं उस पेपर में आपसे हर एक का डायग्राम पूछेगा। तो चलो सारे केसेस का डायग्राम बनाना स्टार्ट करते हैं एक एक करके। सो लेट्स गो एंड मेक डायग्राम्स ऑफ द कॉनकेव। तो जैसा कि आपको पता है सबसे पहला केस है ऑब्जेक्ट एट इंफिनिटी। अगर हम ऑब्जेक्ट को इंफिनिटी पे रखें, ठीक है। अब बच्चों एक जरा जल्दी से पेंसिल और स्केल उठा लो, क्योंकि बिना पेंसिल स्केल के काम नहीं चलेगा आप लोगों से, ठीक है। तो मैं भी शेप की मदद से ही बनाऊंगा, आप भी पेंसिल स्केल उठा लो, आप स्केल बढ़िया तरीके से लगा के सुंदर सुंदर डायग्राम बनाना। सो ऑब्जेक्ट अगर हमारा इंफिनिटी पे है, मतलब ये कि जो लाइट आ रही है वो लाइट एकदम 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 सीधी सीधी आ रही है। तो मैं एकदम सीधी लाइट लेकर के आता हूं इस तरीके से। वो बहुत मोटी लाइट हो गई, थोड़ी पतली लाइट कर देते हैं। तो सीधी लाइट लानी है और थोड़ी पतली लाइट लानी है, ठीक है। तो सीधी लाइट ये आ गई और बिल्कुल पतली, और ये बिल्कुल सीधी बनानी है आपको प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल, ठीक है। अब जैसा कि आपको पता है जितनी भी लाइट प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल होती है उन सबको फोकस पे पास करना होता है। सो लेट्स से यहां पर एक फोकस है, इन सबको फोकस पे पास करना होता है। तो जो इमेज बनेगी वो आपकी एट फोकस बननी स्टार्ट हो जाएगी, ठीक है। अब अगर आप एक और लाइट रे भी चला लें, क्योंकि मिनिमम 2 लाइट रे चाहिए होती है इमेज बनाने के लिए, अगर आप एक और लाइट रे चला लें, मैं फिर से शेप उठाता हूं, एक लाइट रे और बनाता हूं, तो वो जो दूसरी लाइट रे है वो आप कहीं भी टकराओ कोई फर्क नहीं पड़ता, दूसरी लाइट कहीं भी टकराओ उसको पास फोकस से ही करना पड़ेगा। तो हम इसको कैसे लिखेंगे कि एक रियल पॉइंट साइज्ड इमेज बनी है, रियल पॉइंट साइज्ड इमेज बनी है एट फोकस पे, ठीक है। तो जो हमने कागज जलाया था वो कुछ यही केस था, सारी सूरज की किरणें फोकस पे आके पिचक गई थी, इसलिए फोकस पे सूरज की इमेज बन रही थी और वहां पर उसने आग लगा दी थी, आग लगा दी, आग लगा दी, आग लगा दी, ठीक है। तो चलो यहां से क्लियर हुआ। अब आगे बढ़ते हैं, अब ऑब्जेक्ट को पास लेकर के आते हैं। तो जैसे जैसे हम ऑब्जेक्ट को पास ला रहे हैं, सो लेट्स से यहां पर कहीं फोकस है बच्चों, ठीक है। यहां डबल एफ की दूरी मतलब सेंटर ऑफ कर्वेचर है, ये एफ है तो ये डबल एफ होता है टोटल डिस्टेंस, ठीक है। ये हमारा पोल हुआ। अब मान लीजिए मैंने ऑब्जेक्ट को रखा बियॉन्ड सी, बियॉन्ड सी, देखो अच्छे से, बियॉन्ड सी। तो हमारा जो ऑब्जेक्ट है वो है
बियॉन्ड सी, ठीक है। अगर ऑब्जेक्ट बियॉन्ड सी है तो अब देखते हैं इसकी इमेज कहाँ बनेगी। तो अगर इसकी इमेज बनाने की कोशिश करें तो एक लाइट जैसा मैंने बताया सीधी चला लिया करो। सीधी वाली लाइटें कहाँ से पास करनी चाहिए, फोकस से पास करनी चाहिए। तो ये लाइटें हमेशा फोकस से पास करेगी, ठीक है। अच्छा, जितनी लंबी बना लो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता बच्चों, ये बिल्कुल अपने दिमाग से हटा दो कितनी लंबी बनानी है, कहाँ तक बनानी है, जहां तक बनाना चाहो वहां तक बना लो लंबा, बस इतना नहीं कॉपी के बगल वाली कॉपी में घुस गए तो इसलिए अपनी कॉपी में रहना, तो लंबी लाइट बना लेना, ठीक है। दूसरी लाइट अब आपकी मर्जी है, आपकी मर्जी। जैसे एनसीईआरटी के जब डायग्राम्स देखोगे तो वो लोग सेंटर ऑफ कर्वेचर पे लाइट को मार देते हैं। अब सेंटर ऑफ कर्वेचर पे लाइट को मारते हैं तो लाइट भी रास्ता लौट लेती है सेम टू सेम। तो यहाँ पे क्या थोड़ा सा मुझको ऐसा लगता है बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं। जब मैं 10th में था ना, मुझे सेंटर ऑफ कर्वेचर वाली लाइट कभी समझ में ही नहीं आती थी, क्योंकि वो वहीं जाती थी वहीं लौट आती थी, मुझे समझ में नहीं आता था क्या हुआ अब मुझे समझ में आता है कि एक्चुअली वो दो रिफ्लेक्टेड रेस का खेल है। तो एक रिफ्लेक्टेड रे ये लौट रही है, जो सीधी आई थी वो रिफ्लेक्ट होके यहां से जा रही है, और एक तो यहीं की यहीं लौट गई। तो इनका जहां इंटरसेक्शन आएगा वहां आपको एक इमेज बनती हुई दिखेगी। तो हमारी इमेज कहाँ बनेगी इस बार, इमेज बनेगी यहां पर। किसकी इमेज बनी है, ए की इमेज बनी है, तो ए की इमेज ए डैश। ए की इमेज क्योंकि नीचे बनी है हम इसको इन्वर्टेड इमेज बोलेंगे, बाकी हम बोलेंगे बी की इमेज बी पे बननी चाहिए, यहीं कहीं बननी चाहिए सामने की तरफ। तो हमें ए और बी एक उल्टी इमेज बनाते हुए नजर आएंगे। हम इस प्रकार की चीज को बोलेंगे कि इमेज बनी है रियल, है ना, असली इंटरसेक्शन है। डिमिनिश्ड, डिमिनिश मतलब छोटी इमेज बनी है। एंड बिटवीन, एंड बिटवीन सी एंड एफ, सी और एफ के बीच में। बहुत सुंदर, बहुत मजेदार। अब क्या होगा अगर ये ऑब्जेक्ट और पास आएगा, सर इमेज और इधर आएगी, ऑब्जेक्ट और पास आएगा, इमेज और इधर आएगी, और फिर दोनों एक दूसरे पे ताली मारेंगे। सर ताली मारेंगे, हाँ ताली मारेंगे, कहां पर, सी पर। तो सी पर क्या होगा, तो ये हम लोग वापस से बना लिए फोकस, ये हमने बना लिया सेंटर ऑफ कर्वेचर। कोशिश करिएगा कि दूरियां एक जैसी दिखें, अच्छा रहता है, डायग्राम को स्केल से बनाए अच्छा सा बनेगा। तो अब मैंने ऑब्जेक्ट को रख दिया एट सी, और जैसे ही मैंने ऑब्जेक्ट को एट सी रखा तो अब मैं डायग्राम में दो लाइट रे फिर से चलाऊंगा। पहली लाइट रे मैंने चलाई सीधी, ये सीधी वाली लाइट रे कहां से पास करेगी, ऑलवेज फ्रॉम द फोकस। और दूसरी लाइट रे, जैसे कि आपको पता है मैं सी की से चला सकता हूँ और सी पे ला सकता हूँ, तो मैं सी की तरफ चलाऊंगा, सी की तरफ आ जाएगी। लेकिन फिर से मैं बोल रहा हूँ ना, ये लाइट मुझे हमेशा से कंफ्यूजिंग लगती है। इससे ज़्यादा अच्छा है, मैं आपसे फिर से बोलता हूँ, कोई गलत बात नहीं है इसमें, इससे ज़्यादा अच्छा है कि आप लाइट को पोल पे मार दें। क्योंकि जब आप लाइट को पोल पे मारेंगे तो आपको आराम से लाइट में एंगल एडजस्ट करने का मौका मिलेगा, आराम से आपको इंटरसेक्शन कराने का मौका मिलेगा, और बहुत प्यार से आपको इमेज नजर आएगी। तो सर क्या हम 3 लाइट नहीं बना सकते, बना सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, 3 लाइट बनाने में भी दिक्कत नहीं है। पर क्यों बनानी, जब नंबर उतने ही मिलने, कोई नंबर एक्स्ट्रा नहीं मिलेगा उसका। तो आपको बराबर साइज की इमेज मिल गई है, तो पोल पे बराबर एंगल दिखा करके आप ये बात को दिखा भी सकते हैं। अच्छा सर यहाँ पे भी कर सकते हैं पोल वाली कहानी, बिल्कुल कर सकते हैं। अगर यहाँ आपको पोल वाली लाइट दिखानी होती ना बच्चों, तो चलो पोल वाली लाइट कैसे दिखाते हैं, यहाँ पर बिल्कुल आंसर वही मिलते हैं। तो पोल वाली लाइट कैसे दिखाते हैं, यहाँ पे पोल पे गिराते हैं, और जितने एंगल पे लाइट गिरती है उतने एंगल पे रिफ्लेक्शन होता है। ये देखो पोल पे वही इंटरसेक्शन आया, वही सेम चीज आ गई, राइट। तो मुझे तो मिनिमम 2 चाहिए थी, एक मैंने फोकस से चला ली, एक मैंने पोल से चला ली, बढ़िया इंटरसेक्शन आ गया, कोई दिक्कत नहीं है मेरे पास, ठीक है। तो यहाँ पर मैं इसलिए अवॉइड करता हूँ, बच्चों से बोलता भी हूँ कि सेंटर ऑफ कर्वेचर वाली लाइट मत चलाओ। क्यों चलाना, क्यों कंफ्यूजन पैदा करना दिमाग में, ठीक है। अब बताओ क्या इमेज बनी, बोलो हाँ। कहाँ बनी, सर नीचे बनी, मतलब रियल है, हाँ रियल है सर इंटरसेक्शन। अच्छा इमेज इन्वर्टेड है, हाँ सर इन्वर्टेड है। क्या सेम साइज की है, हाँ सर सेम साइज की है, सेम साइज की इमेज है। तो अब सी की इमेज सी पर है, तो ऑब्जेक्ट एट सी, ऑब्जेक्ट एट सी, इमेज एट सी, इमेज भी सी पर ही बन रही है। बहुत ही शानदार, बहुत ही खूबसूरत, मजा ही आ गया, ठीक है। चलो अब बात करते हैं कि अगर मैं इसके भी आगे चला गया तो क्या होगा। ओ सर वो उल्टी इमेज वो सीधी हो जाएगी, नहीं नहीं अभी नहीं आया, अभी नहीं आया, वो अभी आएगा, रुको थोड़ा और आगे चलते हैं। तो अगर थोड़ा और आगे चलें, चलो इस बार ये रहा फोकस, ये रहा सेंटर ऑफ कर्वेचर, और मैं आ गया इसके और आगे। तो मैं कहाँ आ गया हूं, ऑब्जेक्ट बिटवीन सी एंड एफ।
जैसे ऑब्जेक्ट को सी और एफ के बीच में रखा और मैंने फिर से रे डायग्राम बनाया तो मेरे पास क्या क्या बनेगा जल्दी देखते हैं। सबसे पहले एक सीधी लाइट, मेरी आदत हो गई है, वो सीधी लाइट हमेशा कहाँ से पास करेगी, फोकस से पास करेगी, वेरी गुड। और दूसरी लाइट सर ने बोला है कि भैया पोल पे मार दिया करो, आसान रहता है। पोल पे मारेंगे तो पोल से बराबर एंगल निकाल के निकलेगी और ये लो तैयार हो गई तुम्हारे ए की इमेज जिसका नाम होगा ए डैश। अगर ये ए है इसका नाम ए डैश होगा इंटरसेक्शन। और इस बार उल्टी इमेज वापस से बनी है, यहाँ पे बी है, यहाँ पे बी है, यहाँ पे बी है तो यहाँ पे बी डैश है। तो ये आपकी उल्टी इमेज बन रही है, बड़ी इमेज बन रही है, रियल इमेज बन रही है, इन्वर्टेड इमेज बन रही है। तो रियल इमेज है, इन्वर्टेड इमेज है और मैग्नीफाइड है। क्या है? मैग्नीफाइड इमेज है। बिल्कुल सही सर, समझ में आ गया सर। तो मैग्नीफाइड इमेज यहाँ पे बननी स्टार्ट हो गई। अब इसके अंदर ऑब्जेक्ट्स बिटवीन सी एन एफ है, बट इमेज कहां चली गई है? इमेज बियॉन्ड, सर बियॉन्ड क्या, बियॉन्ड क्या, बियॉन्ड सी, बियॉन्ड सी चली गई है। तो ऑब्जेक्ट आ गया बिटवीन सी एन एफ और इमेज चली गई बियॉन्ड सी। बिल्कुल क्लियर है। तो आप मुझे बता सकते हो कि ऑब्जेक्ट पास आते आते इमेज के साथ क्या हुआ? सर उधर से ऑब्जेक्ट आया, इधर से इमेज चली। ऑब्जेक्ट आया सी पे, इमेज पहुंची सी पे, फिर दोनों ने मारी ताली, फिर ऑब्जेक्ट और आगे निकल गया, इमेज पीछे निकल गई। पहले ऑब्जेक्ट भाग भाग के आ रहा था, इमेज छोटा छोटा चल रही थी। अब ऑब्जेक्ट छोटा छोटा चलेगा, इमेज भागेगी। तो ऐसे में जब ऑब्जेक्ट फोकस पे पहुंचेगा तो क्या होगा बच्चों? अगर मैंने इस ऑब्जेक्ट को फोकस पे पहुंचा दिया, अब आप खुद सोच के बताओ, अगर मैंने इस ऑब्जेक्ट को फोकस पे ही पहुंचा दिया तो क्या होगा? सर देखते हैं, आप दो लाइटें चलाएंगे सर, ठीक है, दो लाइटें चलाते हैं। तो पहली लाइट रे मेरी सीधी गई और सीधी वाली लाइट रे कहां से पास कर गई? फोकस से। और दूसरी लाइट रे जैसी मैंने पोल पे गिराई, वो पोल वाली लाइट रे इससे इंटरसेक्शन ना दिखाते हुए इसके पैरेलल हो गई। और इसके पैरेलल होने का मतलब ये है कि इमेज एट इंफिनिटी भाग गई। अब इसको रियल वियल नहीं बोला जाता क्योंकि इन्फिनिटी वाली चीज़ों के बारे में हम बात नहीं कर सकते, इसलिए हम इसको रियल वियल नहीं बोलते। तो हम सीधा बोलते हैं कि भैया ये इमेज इन्फिनिटी पे चलेगी, बहुत बड़ी बनी होगी, अगर बनी होगी तो, अगर बनी होगी तो बहुत बड़ी बनेगी पीछे जाके, तो वेरी लार्ज इमेज। ठीक है, वेरी लार्ज। ठीक है, तो ऑब्जेक्ट आ गया फोकस पे। इस पूरे के दौरान आपने क्या देखा? रियल ऑब्जेक्ट की रियल इमेजेस बन रही थी। पर अब आती है वो वाली बात जिसमें आपने मेरी उंगली का, अंगूठा का, उंगली का साइज बड़ा होते हुए देखा था। उसमें हम लोग फोकस के भी आगे चले गए थे। तो अगर हम फोकस के भी आगे चले गए, मान नहीं रहे हम लोग, मान नहीं रहे, फोकस के भी आगे चले गए, फिर क्या होगा? अब होगा मजेदार काम। तो अब लाइट चलाते हैं। हम लाइट चलाए सीधे, तो ये सीधी लाइट हमारी गई, टकराई, और सीधी लाइट टकरा के कहां से पास कर गई? फोकस से पास कर गई। फिर हमने लाइट चलाई पोल पे, और पोल वाली लाइट इस बार क्योंकि ज्यादा एंगल पे थी तो वो ज्यादा एंगल पे चली गई, और इस वजह से इनका आगे इंटरसेक्शन आना बंद हो गया। अब ये आगे जाके इंटरसेक्ट नहीं करेंगी तो सर खेल खत्म नहीं। जब आगे जाके कोई चीज इंटरसेक्ट नहीं कर सकती तो फिर हम इसको जबरदस्ती पीछे खिंचा के इंटरसेक्शन करवाते हैं। तो इसका मतलब यहां पर अब पीछे की तरफ जाना पड़ेगा और इंटरसेक्शन कराना पड़ेगा। अब पीछे की तरफ जाने के लिए हम क्या बोलेंगे इसको, कि हम एक वर्चुअल इमेज की तलाश में गए हैं। किसकी तलाश में गए हैं? एक वर्चुअल इमेज की तलाश में गए हैं। तो फाइनली हमको पीछे जा करके एक वर्चुअल इमेज नजर आती है, और फिर से मैं बोल रहा हूं बिल्कुल नजर आती है, फोटो खींच सकते हैं, बस वहां पे कोई है नहीं। और अगर आपने वहां स्क्रीन रखी तो स्क्रीन पे कोई लाइट ऑब्टेन नहीं होती, कोई इमेज ऑब्टेन नहीं होती, तो वो हमारी बन गई वर्चुअल इमेज। सो दिस इज अ वर्चुअल enlarged erect image behind the mirror, behind the mirror, मिरर के पीछे, मिरर के आगे नहीं, मिरर के पीछे हमारी इमेज बननी स्टार्ट हो जाती है। तो आई होप सब लोगों को मेरे सारे केसेस समझ में आए होंगे। और सबसे ज़्यादा जो पूछा जाता है बच्चों वो यही केस है, क्योंकि यही केस बच्चों को सबसे कम समझ में आता है, इसलिए वो मेरा उंगली वाला जो डायग्राम था, उंगली वाला जो मैंने आपको एक्सपेरिमेंट छोटा सा करके दिखाया, वो घर पे भी करके देख सकते हैं, उससे आपको ये केस को याद रखना है। अब सर अगर कॉन्वेक्स की बात करें तो, अरे कॉन्वेक्स तो कुछ भी नहीं है। कॉन्वेक्स में तो तुम्हें पता है कि कुछ नहीं करना है, केवल केवल और केवल
एक केस बनाना है, कोई इसके 6-7 केसेस नहीं है, केवल एक केस बनाना है। कहीं भी ऑब्जेक्ट रखो, ऐसे आंख बंद करो, आंखों पे पट्टी डालो, कहीं भी ऑब्जेक्ट रखो, कोई सी एफ कुछ नहीं, कहीं भी मन से ऑब्जेक्ट रख लो, कहीं भी मन से, जितनी दूर रखना है, जितनी पास रखना है, बस ऐसा रखना कि डायग्राम बन सके। ठीक है, कहीं भी ऑब्जेक्ट रखो। अब डायग्राम बनाते हैं। सबसे पहली लाइट देखो, सीखो मुझसे। सबसे पहली लाइट सीधी मारी। अब सीधी मार के फोकस मत ले आना, यहां इसका फोकस है भी नहीं। आपको पता है ये क्या करेगी, डाइवर्ज करेगी, और डाइवर्ज करने वाली लाइट को पीछे खींचने पर फोकस से पास करवाया जाएगा। तो इसका यहां पर कहीं फोकस होगा और यहां पे कहीं इसका सेंटर ऑफ कर्वेचर होगा। बिल्कुल सही। ठीक है, अब दूसरी लाइट, दूसरी सर ने कौन सी सिखाई है? सर ने बोला है कि या तो सी की तरफ मार दो, या दूसरा सर ने ज्यादा अच्छा बताया है, पोल की तरफ मार दो। पोल की तरफ मारी गई लाइट बराबर एंगल पे रिफ्लेक्शन दिखाती है, और बराबर एंगल पे अगर रिफ्लेक्शन दिखाया और इसको भी अगर मैंने पीछे खिंचाया, तो मेरे पास यहां पर फिर से एक वर्चुअल इंटरसेक्शन आने लगेगा, और ये बन गई मेरी वापस से वर्चुअल इमेज, जिसका साइज डिमिनिश्ड है, जो कि इरेक्ट इमेज है, और जो कि मिरर के पीछे है, बिहाइंड द मिरर। ठीक है, तो बिहाइंड द मिरर। बिल्कुल क्लियर हुआ। तो आगे जाके तो कभी नहीं मिल पाती, पर पीछे खींचने पे मिलती हुई प्रतीत हो रही है। तो ये एक वर्चुअल डिमिनिश इरेक्ट और बिहाइंड द मिरर इमेज है। ऑब्जेक्ट जहां मर्जी है वहां रखो, आप पोल पकड़ो और ये इन्फिनिटी पकड़ो, पोल टू इन्फिनिटी के बीच में जहां रखना है रखो, बट मेरी इमेज कंफर्म बात है हमेशा बनेगी बिटवीन पोल एंड एफ, हमेशा पोल एंड एफ के बीच में, हमेशा। क्लियर? पक्का? तो कॉन्वेक्स मिरर को इसी वजह से, क्योंकि वो छोटी इमेजेस बनाता है, वो सारी चीजों को दिखाता है, इसलिए हम इसको रियर व्यू मिरर में यूज करते हैं। रियर व्यू मिरर्स, इसका ज्यादा फील्ड ऑफ व्यू होता है, और दूसरी चीज सबसे इंपॉर्टेंट बात, इरेक्ट इमेजेस बनाता है ऑलवेज, तो इसलिए हमारा फायदा। पीछे का ट्रक उल्टा उल्टा आ रहा है, कैसा लगेगा रे, कैसा लगेगा? तूने कौन के मिरर लगा के निकल पड़ा गाड़ी लेके, तूने बोला अरे सर मैं तो बड़ा बड़ा ट्रक देखूंगा। अरे बड़ा तो देखूंगा, उल्टा ट्रक देखूंगा, उल्टी गाड़ियां आ रही है, अजीब हो जाएगा। तो रिवर बोलो, रियर व्यू मिरर में दो बातें ध्यान रखें। एक तो इरेक्ट इमेजेस बनती है, इस बात का फायदा उठाया जाता है। क्वेश्चन पूछेंगे बोलो आपसे, वाई कॉन्वेक्स आर यूज्ड एज रियर व्यू मिरर्स, तो आप बोलेंगे एक तो इरेक्ट इमेजेस बनती है, दूसरा डिमिनिश्ड इमेज बनने की वजह से ज्यादा चीजें देख पाते हो, हाई फील्ड ऑफ व्यू आता है, हाई फील्ड ऑफ व्यू, ज्यादा व्यू हो पाता है। ठीक है, छोटी इमेजेस की वजह से ज्यादा फील्ड ऑफ व्यू आता है। डन? क्लियर? और वैसे हम इस केस को भी यूज करते हैं बच्चों, इस केस को यूज किया जाता है इन द शेविंग मिरर्स। शेविंग मिरर्स में हम इस केस का इस्तेमाल कर सकते हैं, जिसके अंदर हम ऑब्जेक्ट को फोकस के आगे रख देंगे तो हमें इमेज एकदम से बड़ी दिखने लगती है। उसमें फिर हम बहुत बारीक चीजों का फायदा उठा सकते हैं, बहुत बारीक चीजों को देख सकते हैं, क्योंकि इरेक्ट भी दिख रही है, पर इसमें फिर से कंडीशन अप्लाइड है, फोकस के आगे लाना पड़ेगा। क्लियर एकदम? तो क्या सारे बच्चों को यहाँ पर मेरे सारे केसेस समझ में आ गए? कॉनकेव के, कॉन्वेक्स के, मिरर के सारे केसेस समझ में आ गए? तुमने सारे डायग्राम बना लिए ना? पक्का? तो चलो अब लास्ट चीज की बात करते हैं, जिसपे तुम्हारे सारे न्यूमेरिकल्स बनते हैं। अब तुम्हारे जितने भी न्यूमेरिकल्स हैं उनको बनाया जाता है इस ऑब्जेक्ट की दूरी, इमेज की दूरी और एक फोकल लेंथ के एक रिश्ते पे, जिसको हम लोग मिरर्स फॉर्मूला कहते हैं। तो हमको सबसे पहले एक मिरर फॉर्मूला समझ लेना चाहिए, और दूसरे नंबर पे हमें समझ लेना चाहिए एक मैग्निफिकेशन, जो कि हमें हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट और हाइट ऑफ इमेज के बीच का रिश्ता बताता है। तो चलो जल्दी से चलते हैं और एक मिरर फॉर्मूला समझ लेते हैं। नाउ व्हाट इज द मिरर फॉर्मूला? ठीक है, आओ मिरर फॉर्मूला समझते हैं। सो मिरर फॉर्मूले को समझने के लिए पहले आप अपनी दूरियों को डिसाइड कर लीजिए किस नाम से बुलाया करेंगे। तो मैं कोई भी कॉनकेव मिरर ले लेता हूँ, ठीक है, मन से ले रहा हूँ कॉनकेव मिरर, आप कॉन्वेक्स पे भी लगा सकते हैं। सबसे पहले डिसाइड कर लीजिए कि आप किसकी दूरी को क्या बोलेंगे। पहली बात, सारी दूरियां पोल से लेंगे। बात नंबर एक, ऑल द डिस्टेंसेस विल बी मेजर्ड फ्रॉम माय घर। मेरा घर यहाँ पोल है, तो जैसे कि आप अपने घर से बताते हो मेरे घर से स्कूल कितना दूर है, मेरे घर से कॉलेज कितना दूर है, मेरे घर से मंदिर कितना दूर है, मेरे घर से मस्जिद कितना दूर है, आप अपने घर से सारी दूरियां बताते हो ना। मेरे घर से मेरे दोस्त का घर कितना दूर है, तो इसलिए ऑल डिस्टेंसेस मस्ट बी मेजर्ड फ्रॉम वन प्लेस, और वो हमने डिसाइड करके रखा हुआ है पहले से ही कि सारे डिस्टेंस को पोल से नापेंगे। दूसरी इंपॉर्टेंट बात, जब भी ऑब्जेक्ट को रखा जाएगा
तो उसके डिस्टेंस को पोल से देखने पे u लिखा जाएगा। u हमारा हमेशा ऑब्जेक्ट डिस्टेंस होगा। बात नंबर 3, जब भी इमेज बनेगी, इमेज की दूरी को हमेशा v से डिनोट किया जाएगा। v इज द इमेज डिस्टेंस। बात नंबर 4 और आखिरी, कि जो भी इस मिरर की फोकस होगी, दूरी वूरी होगी, फोकल लेंथ वगैरह होगी, वो फोकस की दूरी को फोकल लेंथ से लिखा जाएगा। तो फोकस की दूरी फोकल लेंथ, ऑब्जेक्ट की दूरी u और इमेज की दूरी v, और इंपॉर्टेंट बात, ऑल द डिस्टेंसेस आर मेजर्ड फ्रॉम पोल। ठीक है, ठीक है, पक्का। अब मिरर फॉर्मूला कैसा दिखता है? तो मिरर फॉर्मूला कहता है कि ये जो एफ यू और वी है, u बदलोगे v बदलता है, u बदलते हो v बदलता है, f कांस्टेंट रहता है। तो इन तीनों के बीच में एक शानदार सा रिश्ता है, जो मैं फिर से कह रहा हूं 12वीं कक्षा में हम डिराइव कराते हैं। वैसे 10th में भी पहले डेरिवेशन हुआ करता था, अब नहीं है, पर यस वी कैन डिराइव इट बाय यूजिंग सिंपल ट्रिग्नोमेट्री, टेन थीटा फैन थीटा, जैसे मैंने डिराइव कराया था थोड़ी देर पहले। पर अभी की जरूरत नहीं है। अभी आपको, क्योंकि एग्जाम बहुत निकट है, एकदम सामने रखा है, इसलिए अभी हम इसको केवल फॉर्मूले की मदद से समझ लेते हैं। तो ये फॉर्मूला है मिरर्स फॉर्मूला, एंड मिरर्स फॉर्मूला है हमारे पास तीनों के बीच में रिश्ता, एंड ये रिश्ता है 1/f इक्वल्स टू 1/v प्लस 1/u। ये हमारा मिरर्स फॉर्मूला कहलाता है। अब एक इंपॉर्टेंट चीज ये है कि इसमें सारे डिस्टेंसेस आप रख लोगे देख देख के, आम बात है, लेकिन दिक्कत कहाँ आती है बताऊं आपको? दिक्कत आती है जब साइन की बात होती है, क्योंकि सारे डिस्टेंसेस को साइन कन्वेंशन के अकॉर्डिंग लिखा जाता है। तो बच्चों, आप इस कक्षा में है, 10वीं कक्षा में, आपकी जो लाइट होगी वो हमेशा लेफ्ट से आएगी। आपके जितने भी डायग्राम होंगे वो हमेशा लेफ्ट से लाइट को फेंकेंगे, जितने भी ऑब्जेक्ट्स होंगे वो लेफ्ट से लाइट को मारेंगे। सो लाइट विल बी इंसिडेंट फ्रॉम लेफ्ट। और हम क्या करते हैं, हम ना लाइट से ही कह देते हैं तुम ही डिसाइड कर दो यार, प्लस माइनस की तरह, हम कहाँ दिमाग लगाएंगे इतना। लाइट तुम बता दो किधर प्लस किधर माइनस। तो ये जो इंसिडेंट लाइट है, इंसिडेंट लाइट, दिस इज द इंसिडेंट रे। इंसिडेंट रे बता देती है उस तरफ सब प्लस है और मेरे उल्टा सब माइनस है। हवा ऐसे बह रही है और आप पोल से निकलोगे, तो पोल से अगर हवा की डायरेक्शन में गए, मतलब लाइट की डायरेक्शन में गए, तो वो प्लस है, और पोल से अगर लाइट के उल्टे डायरेक्शन में गए तो वो सब माइनस होगा। तो पहला साइन कन्वेंशन बड़ा सिंपल है, क्योंकि हमने लाइट को लेफ्ट से माना है। सो ऑल डिस्टेंसेस फ्रॉम पोल टू द राइट, क्योंकि लाइट राइट की तरफ जा रही है, लेफ्ट टू राइट जा रही है, सो लाइट विल बी इंसिडेंट फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, है ना, यहां राइट लिख देता हूं। तो आपको याद रहेगा कि लाइट के फ्लो में रहना है आपको, लाइट के फ्लो में प्लस होता है। सो ऑल डिस्टेंसेस आर मेजर्ड फ्रॉम पोल टू द राइट ऑफ मिरर। ठीक है, जितने भी पोल से राइट की तरफ नपेंगे डिस्टेंस विल बी पॉजिटिव। वैसे ही ऑल डिस्टेंसेस फ्रॉम पोल टू द लेफ्ट ऑफ मिरर, लाइट के उल्टा आप चल रहे हो, आपको हवा उल्टी फील हो रही है, लाइट उल्टी, इंसिडेंट रे उल्टी फील हो रही है। सो इंसिडेंट रे उल्टी फील होने की वजह से विल बी टेकन एज नेगेटिव। ये तो हो गया साइन कन्वेंशन यूवी का। एक और साइन कन्वेंशन साथ में चलता है, वो चलता है हमारे हाइट्स का। और हाइट्स का साइन कन्वेंशन कैसे बोल सकते हैं? सो हाइट्स का साइन कन्वेंशन होता है बड़ा सिंपल सा, जितनी हाइट ऊपर होंगी वो पॉजिटिव होंगी और जितनी हाइट नीचे होंगी वो नेगेटिव होंगी। सो ऑल हाइट्स अबव द प्रिंसिपल एक्सिस, किससे देखनी है हाइट? हमेशा पैर किस पे होने चाहिए? प्रिंसिपल एक्सिस पे। ऑल हाइट्स अबव प्रिंसिपल एक्सिस आर पॉजिटिव एंड ऑल हाइट्स बिलो प्रिंसिपल एक्सिस आर नेगेटिव। सिंपल। अब कुछ बच्चे कहते हैं सर इसको हम और आसानी से याद कर सकते हैं क्या? कर सकते हैं। अगर तुम क्या कर लो, अगर तुम एक कोऑर्डिनेट एक्सिस बना लो, तो ये एक ट्रिक है पर ये आगे जाके दिक्कत देती है, इसलिए मैं अभी बता देता हूं, क्योंकि आप जिस पेपर में बैठने वाले हैं उसमें दिक्कत नहीं आएगी। तो आप इसको एक ओरिजिन बना लीजिए। ओरिजिन में आपको पता है ये y एक्सिस होती है, ये कोऑर्डिनेट में x एक्सिस होती है, तो आपको पता है इधर प्लस इधर माइनस, इधर प्लस इधर माइनस। तो ऐसे बच्चे कोऑर्डिनेट एक्सिस की मदद से भी आंसर निकाल लेते हैं कि भाई इधर प्लस है, इधर माइनस है, ऊपर प्लस है, नीचे माइनस है, बस, और ये हमारा पोल ओरिजिन है। तो ईजी हो जाता है। ठीक है, ये डिस्टेंसेस और ये साइन कन्वेंशन में कभी गलती नहीं होनी चाहिए। तो ये रहा आपका मिरर फॉर्मूला,
इसमें सारी दूरियां रखनी है टू गेट द राइट आंसर, बट सारी दूरियां आपको साइन कन्वेंशन के अनुसार रखनी है। अब सुनिए, यहां एक फाइट होगी। सर किसकी? आपकी? नहीं नहीं नहीं, यहां एक फाइट होगी तुम्हारे मैथ्स की और तुम्हारे दिमाग की। मैंने बहुत बार ये देखा, ध्यान से सुनेगा, मैंने बहुत बार ये देखा है कि बच्चे क्वेश्चन को फील कर लेते हैं इमेज कहां बनेगी, और इमेज कहां बनने वाली होती है उसके अनुसार पहले से ही साइन कन्वेंशन ठूस देते हैं। तो यहां लड़ाई हो जाती है मैथ्स की। मैथ्स कहती है कि क्यों, तुम्हें मुझ पर भरोसा नहीं है क्या? हम बोलते नहीं, आप पे तो हमें भरोसा है, मैथ्स हम भरोसा रखते हैं, फॉर्मूलों पे मैथ्स पे हमें भरोसा है। कहते तो जब तुम्हें मुझ पे भरोसा है तो तुमने उसका साइन कन्वेंशन क्यों रखा जो तुम मुझसे निकलवा रहे हो। एग्जाम्पल, आपको किसी केस में यू पता है, आपको किसी केस में एफ पता है, तो वी का साइन कन्वेंशन आपको नहीं रखना, वो खुद आंसर में आएगा। मैथ्स पे भरोसा रखिए, मैथ्स खुद वी का आंसर प्लस माइनस में बताएगी। इसलिए किसी भी केस के अंदर आप ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस अगर जानते हैं, एफ अगर जानते हैं, तो जो जानते हैं उसका साइन कन्वेंशन रखिए। पर प्लीज 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 जो नहीं जानते उसको छोड़ दीजिए, उसका साइन कन्वेंशन खुद निकल के आएगा। दूसरी चीज, आपको एक मैग्निफिकेशन नजर आता है जो कि मेरे हाइट से रिलेटेड होता है। ये तो मैं आपको ऐसे बता भी सकता हूँ, बहुत ही आसान सी चीज है कि आपको पता है यहाँ पे हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट है, आपको पता है इससे एक लाइट पोल पे गई थी और पोल से टकरा के लौटी, तो यहाँ पे एक हाइट ऑफ इमेज है, तो यहाँ पे आप दो टेन थीटा लगा सकते हैं। एक बार वो टेन थीटा लगेगा यू के लिए, एक बार टेन थीटा लगेगा वी के लिए। तो एक बार टेन थीटा ऊपर वाले ट्राइंगल पे लगाएंगे तो सामने आ जाएगा एच ओ, नीचे आ जाएगा यू। तो एक बार टेन थीटा ऊपर लगा लीजिए, एक बार टेन थीटा नीचे लगा लीजिए। ऊपर टेन थीटा लगाने से एच ओ बाई यू तैयार होता है, और नीचे टेन थीटा लगाने से एच आई बाई वी तैयार होता है। और इसी को अगर मैं डिवाइड कर दूं या इक्वेट कर दूं, चलो इक्वेट कर देता हूं, इसी को अगर मैं इक्वेट करूं तो एच ओ बाई यू एच आई बाई वी, मतलब एच आई बाई एच ओ की वैल्यू वी बाई यू आती है। पर बच्चों क्या है कि जो आपने अभी किया है वो एक स्पेसिफिक केस है, मतलब हर बार इमेज इधर नीचे थोड़ी ना बनती है, कभी इमेज पीछे भी तो बनती है। इसलिए किसी भी स्पेसिफिक चीज को जनरलाइज करने के लिए उसमें साइन कन्वेंशन ठूसा जाता है, तब ये जनरलाइज होगी। सिंपल सी बात है। अगर अगर आपको कोई चीज अपनी बनानी है तो आप उससे प्राइस टैग फाड़ देते हैं, और अगर आपको वो वापस बेचनी है तो आप प्राइस टैग दोबारा लगा देते हैं। सिंपल है ना? वैसे ही यहां किया जाता है। अगर अभी देखें तो ये इस केस का आंसर है, इस केस का जिसमें ऐसा ट्राइंगल वायंगल बन रहा है, पर आपको उसको जनरलाइज करना है तो आप क्या कर सकते हैं, इसमें साइन कन्वेंशन ठूस दीजिए। कैसे ठूसा जाएगा? एच ओ प्लस में रखा जाएगा, एच आई माइनस में रखा जाएगा, यू माइनस में रखा जाएगा, और v माइनस में रखा जाएगा। जब ऐसा कुछ किया जाएगा तो फिर आपको जनरल फॉर्मूला मिल जाएगा, और जनरल फॉर्मूला आएगा एच आई बाई एच ओ, हमारे बच्चे बोलते हैं ही हो, एच आई बाई एच ओ इज इक्वल टू माइनस वी बाई यू। इधर का माइनस कट गया, इधर का माइनस इधर चला गया, सो माइनस वी बाई यू, ये आपके मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला है। कौन सा? मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला है। ठीक है भाई, एकदम क्लियर। तो अब आपका मिरर फॉर्मूला तैयार है और आपका मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला तैयार। मैंने समझा भी दिया थोड़ा, क्योंकि रहा नहीं जाता ना हम जैसे टीचर्स से, थोड़ा बताने का मन करता है। मेरे तो मिरर फॉर्मूले का डेरिवेशन बताने का मन कर रहा था, पर मेरे को भावनाएं कंट्रोल करनी चाहिए, क्योंकि मेरे को पता है कि इस समय आपकी ज़रूरतें क्या हैं। इस समय आपकी ज़रूरतें ये हैं कि सर हमें बस समझाओ, बताओ कैसे यूज़ होगा, वो समझाओ सर, उससे ज़्यादा मज़ा आएगा। राइट? बिल्कुल सही, समझ में आ गया। सो आपका मैग्निफिकेशन एकदम क्लियर हुआ, पक्का? सो आर यू रेडी फॉर क्वेश्चन प्रैक्टिस? क्योंकि अगर आपने यहां से क्वेश्चन प्रैक्टिस कर ली तो बेटा इस बार रिफ्लेक्शन का क्वेश्चन तो तुम बना के ही आओगे, चाहे थ्योरेटिकल हो चाहे कैसा भी हो, सारे क्वेश्चन मैं आपको करा दूंगा। ठीक है? तो चलो लेट्स वाइंड अप द थिंग्स एंड फटाफट मिलते हैं अब क्वेश्चन प्रैक्टिस के साथ। अब मैं आता हूं लौट के, फटाफट क्वेश्चन की प्रैक्टिस करवाता हूं। तो मैंने तुम्हारे लिए क्या किया है, एनसीईआरटी के जितने भी क्वेश्चन हैं उन सबको लाइन अप कर लिया है, कि जिससे बच्चों का एनसीईआरटी का सारे सवालों का उनका जवाब मिल जाए जो कि रिफ्लेक्शन से रिलेटेड है। और अगर तुम्हें लगता है इसके बाद कि सर और क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करा दीजिए, थोड़े कठिन क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करा दीजिए, थोड़े और अच्छे क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करा दीजिए, तो तुम नीचे कमेंट कर देना, मैं तुम्हें अलग से एक प्रैक्टिस सेशन दे दूंगा जिसमें तुम्हारे इन क्वेश्चंस की भयंकर प्रैक्टिस अलग से करा दूंगा। ठीक है? चलो, तो सबसे पहले देखते हैं ये मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन जो होते हैं ABCD वाले, ये कैसे आए हैं।
तो क्वेश्चन देखिए, द इमेज फॉर्म्ड बाय अ कॉनकेव मिरर इज ऑब्जर्व टू बी वर्चुअल, वेरी गुड, इरेक्ट एंड लार्जर देन द ऑब्जेक्ट। तो भाई कॉनकेव में हमें लार्जर इमेज कब मिलती है? कॉनकेव में हमें लार्जर इमेज तब मिलती है जब हम फोकस के आगे आ जाते हैं, और वर्चुअल इमेज तभी मिलनी स्टार्ट होती है। तो वेयर शुड द पोजिशन ऑफ द ऑब्जेक्ट बी? तो बिटवीन द प्रिंसिपल फोकस एंड द सेंटर ऑफ कर्वेचर। तो प्रिंसिपल फोकस सी और एफ के बीच में नहीं, एट द सेंटर ऑफ कर्वेचर नहीं, तो सेम साइज हो जाता है। बियॉन्ड द सेंटर ऑफ कर्वेचर नहीं, बिटवीन द पोल ऑफ द मिरर एंड द प्रिंसिपल फोकस, बिल्कुल सही, हमें ऑब्जेक्ट को रखना पड़ता है पोल और फोकस के बीच में। वेरी सिंपल, आसान है, केसेस याद होने चाहिए, आंसर याद रहेगा। Where should an object be placed in front of a convex lens to get a real image of the size of the object? तो बेटा कॉनकेव, अच्छा कॉन्वेक्स लेंस आ गया क्या? चलो लेंस के क्वेश्चन तो हम अगली बार करेंगे, एक और वीडियो बनेगा जिसमें रिफ्रैक्शन पढ़ाएंगे, लेंस अभी नहीं पढ़ना है हमें। चलो अगला देखते हैं। नो मैटर हाउ फार यू स्टैंड फ्रॉम अ मिरर योर इमेज अपीयर्स इरेक्ट। अरे हमेशा इरेक्ट इमेज बनाने वाला कौन है? अरे एक ही आदमी है, हमेशा एक सी बातें करने वाला, हमेशा छोटी बातें करता है, छोटी बातें करने वाला एक ही मिरर है जिसका नाम है कॉनकेव मिरर। अच्छा एक और इंपॉर्टेंट बात ध्यान रखनी है कि प्लेन मिरर भी हमेशा इरेक्ट इमेजेस ही बनाता है। तो अगर लिखा है डिमिनिश्ड एंड इरेक्ट तो हमें आंसर देना है कॉन्वेक्स मिरर, पर अगर लिखा है केवल वर्चुअल एंड इरेक्ट तो हमें आंसर देना है प्लेन मिरर एंड कॉन्वेक्स मिरर। तो इसमें देख लेते हैं क्या पूछ रहा है। इसमें डिमिनिश्ड वर्ड नहीं लिखा है ना बच्चों, डिमिनिश्ड नहीं लिखा है, केवल अपीयर्स इरेक्ट लिखा है। तो अपीयर्स इरेक्ट तो प्लेन मिरर भी करके दिखा सकता है, अपीयर्स इरेक्ट तो कॉनकेव भी दिखा सकता है। वैसे तो कॉनकेव भी दिखाता है पर कुछ सर्टेन केसेस में, ऑलवेज नहीं दिखाता, इसलिए ऑलवेज वाले केसेस में ये दोनों आते हैं। इसका मतलब आइदर प्लेन और कॉन्वेक्स, बिल्कुल सही। अगला क्वेश्चन देखते हैं। वी विश टू ऑब्टेन एन इरेक्ट इमेज ऑफ एन ऑब्जेक्ट यूजिंग अ कॉनकेव मिरर ऑफ फोकल लेंथ 15 सेंटीमीटर, व्हाट शुड बी द रेंज ऑफ द डिस्टेंस ऑफ द ऑब्जेक्ट फ्रॉम द मिरर? वो पहले यहां तक का देख लेते हैं। सो वी विश टू ऑब्टेन एन इरेक्ट इमेज, हमें एक इरेक्ट इमेज चाहिए यूजिंग अ कॉनकेव मिरर ऑफ फोकल लेंथ 15 सेंटीमीटर। तो पहले बताओ कॉनकेव मिरर में इरेक्ट इमेजेस कब से बननी स्टार्ट होती है? जब तुम फोकस के आगे चले जाते हो। तो हमारी जो रेंज होनी चाहिए वो होनी चाहिए पोल टू फोकस, राइट? तो पोल टू फोकस के बीच में ऑब्जेक्ट रखने से इमेज इरेक्ट, वर्चुअल और एनलार्ज्ड बनती है। तो ये हमारे पहले क्वेश्चन का आंसर होना चाहिए कि भाई हमें रेंज रखनी चाहिए 0 टू 15 सेंटीमीटर। तो पहले वाले का आंसर होगा 0 टू 15 सेंटीमीटर, या सिंपल शब्दों में बोले तो पोल एंड फोकस के बीच में, ठीक है। दूसरा कह रहा है व्हाट इज द नेचर ऑफ द इमेज? इमेज का नेचर कैसा होगा? अब जब तुम कह ही रहे हो कि तुम्हें पीछे इमेज बनानी है ना, जब तुम कह रहे हो इरेक्ट इमेज बनानी है, पीछे इमेज बनानी है, तो ऑफ कोर्स सी बात एक वर्चुअल इमेज ही बनेगी। तो जो इमेज होगी वो एक वर्चुअल इमेज होनी चाहिए। तीसरी चीज पूछ रहा है व्हाट इज द नेचर ऑफ द इमेज, हो गया। इज द इमेज लार्जर और स्मॉलर देन द ऑब्जेक्ट? हमने बताया था कि इमेज जो भी बनती है वर्चुअल, कॉनकेव के केसेस में आपने वो देखा था, मेरी उंगली बड़ी हो गई थी, तो मतलब इमेज बड़े साइज की बनती है। और कोई अगर पूछे तो रे डायग्राम दिखाओ, क्या ना अभी दिखाया था, अभी दिखाया था रे डायग्राम, अभी हमने बनाया था, यहाँ से एक लाइट लेके फोकस से पास करा के, पोल से पास करा के, इनको पीछे खींच के हमने अभी दिखाया था डायग्राम। तो वो डायग्राम यहाँ पे चिपका देना, पूरे नंबर मिल जाएंगे तुमको, ठीक है। चलिए आगे बात करते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। नेम द टाइप ऑफ मिरर यूज्ड इन द फॉलोइंग सिचुएशन, सपोर्ट योर आंसर विद अ रीजन। आप एक रीजन देते चलेंगे। सबसे पहले हेडलाइट्स ऑफ द कार। हेडलाइट्स ऑफ द कार में हमारा काम क्या है? लाइट को दूर तक फेंकना, लाइट को इन्फिनिटी पे फेंकना। ये तो तभी हो सकता है जब हम कॉनकेव मिरर ले और उसके फोकस पे एक बल्ब रख दें। अगर कॉनकेव मिरर के फोकस पे एक बल्ब को रख दिया जाए तो ऐसे में जितनी भी लाइट होगी वो उसकी पैरेलल कर देगा। तो जितने भी हेडलैम्प्स के पीछे आपने सरफेस देखे होंगे वो एक्चुअल में कॉनकेव सरफेसेस होते हैं। तो मैंने भी आपको सूरज की लाइट पिचका के दिखाई, पर अगर मान लीजिए मैं यहां पर एक बल्ब जलाता तो वो फिर इंफिनिटी पे वापस चली जाती। तो ये आपको कॉनकेव मिरर ही करके दिखा सकता है। दूसरा, साइड व्यू मिरर्स कौन बना सकता है? रियर व्यू मिरर्स कौन बना सकता है? ये केवल कॉन्वेक्स बना सकता है। उसके पीछे का रीजन है, मैंने आपको बताया था, डिमिनिश्ड और इरेक्ट इमेजेस बनाता है, फील्ड ऑफ व्यू ज्यादा आता है। सोलर फर्नेस किससे बनेगी? सोलर फर्नेस का मतलब जो मैंने आग लगा के दिखाई थी, सोलर फर्नेस तो भाई कॉनकेव ही कर सकता है, कॉनकेव सही में लाइट को पिचका देगा, और सोलर फर्नेस कॉनकेव मिरर से बन सकती। क्यों? बिकॉज इट हैज अ रियल फोकस, उसके पास एक रियल फोकस है, वो लाइट का कन्वर्जिंग नेचर दिखाता है, लाइट को कन्वर्जिंग नेचर दिखाता है, कन्वर्ज करके दिखाता है, बिल्कुल सही।
आगे बढ़ते हैं। एन ऑब्जेक्ट इज प्लेस एट अ डिस्टेंस ऑफ 10 सेंटीमीटर फ्रॉम अ कॉन्वेक्स मिरर। अब यहाँ पे न्यूमेरिकल्स आ गए हैं, जिसका हमें इतनी देर से इंतजार था। एन ऑब्जेक्ट इज प्लेस एट अ डिस्टेंस ऑफ 10 सेंटीमीटर फ्रॉम अ कॉन्वेक्स मिरर ऑफ फोकल लेंथ 15 सेंटीमीटर। फाइंड द पोजीशन इन द नेचर ऑफ द इमेज। चलो, तो हमारे पास एक कॉन्वेक्स मिरर है, ठीक है, जिसकी फोकल लेंथ 15 है, ठीक है, और इसके सामने एक ऑब्जेक्ट रखा गया है, कितनी दूरी पर, 10 सेंटीमीटर की दूरी पर। अब हमें इसकी इमेज बनानी है। बहुत ही सिंपल फॉर्मूला तुम्हें पता है, 1/f इक्वल्स टू 1/v प्लस 1/u। आराम से साइड से लिखो, 1/f इक्वल्स टू 1/v प्लस 1/u। बच्चों वो हरकतें आप कर लोगे, गिवन विवन वाली बातें हरकतें कर लोगे ना, कर लेना है ना। तो मैं, आप ध्यान रखना, मैं आपको समझाने आया हूँ चीजें, वो सब काम आप कर लेना जो 10th में आपको सिखाया जाता है, गिवन दैट, ये सब सब वो सब कर लेना। सो 1/f इक्वल्स टू 1/v प्लस 1/u। अब इंपॉर्टेंट बात, फोकल लेंथ क्या माने, प्लस या माइनस? सर हमने रटा है कॉन्वेक्स का प्लस होता है। अरे पागल हो क्या, ये यहां से हाथ रखो, हाथ रख के चेक करो इसका सेंटर किस तरफ है, इसका सेंटर इस तरफ है, और अगर सेंटर इस तरफ है तो फोकस भी इसी तरफ होगा, और क्योंकि राइट की दूरियां प्लस है तो फोकल लेंथ पॉजिटिव है, तो इसका फोकल लेंथ पॉजिटिव होगा, +15। ठीक है, चलो v, सर v हमें पता है इसमें इधर ही बनेगा, क्योंकि कौन, अरे यार फिर हरकतें करने लग गए। तुमसे अभी थोड़ी देर पहले बोला था ना, मैथ्स पे भरोसा रखो, भरोसा रखो मैथ्स पे, वी खुद प्लस में आएगा, वी को वी रहने दो। चलो यू बोलो, हाँ यू दिख रहा है -10, वेरी गुड, यू दिख रहा है -10। एलसीएम लेने में फंसते तो नहीं हो कि पता चला अभी तो सर मैं एलसीएम से जूझता हूँ, सर मेरी उम्र थोड़ी छोटी है, मैं अभी तो एलसीएम से जूझता हूँ, ठीक है। चलो, तो आपके पास वी का आंसर आ गया होगा यहाँ पे 6 सेंटीमीटर, और 6 सेंटीमीटर खुद ही प्लस का आया है, तो इससे एक चीज क्लियर हो गई कि इमेज जो होगी वो 6 सेंटीमीटर की दूरी पे बनी होगी। बात नंबर 1। दूसरा, हमने पोजीशन बता दी, दूसरा में नेचर बताना है। नेचर क्या होगा, नेचर ऑफ कोर्स सी बात है, उस तरफ बन रही है, वर्चुअल नेचर होगा, इरेक्ट इमेज बन रही है, तो इट शुड बी अ वर्चुअल इमेज, इट शुड बी अ वर्चुअल इमेज। क्लियर, फॉर्मूले में दिक्कत, पक्का, श्योर, आगे बढ़ूं, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। द मैग्निफिकेशन प्रोड्यूस्ड बाय अ प्लेन मिरर इज +1। व्हाट डज दिस मीन? दिस मीन्स कि भाई एच आई और एच ओ बराबर है, और +1 का मतलब ये है कि हमारे हाइट्स एक दूसरे के सामने है, मतलब इरेक्ट इमेजेस हैं। तो इस बात का ध्यान रखेंगे कि जो मैग्निफिकेशन प्लस में होते हैं वो इरेक्ट इमेजेस को डिनोट करते हैं, जो मैग्निफिकेशन माइनस में होते हैं वो इन्वर्टेड इमेजेस को डिनोट करते हैं, जो मैग्निफिकेशन 1 से बड़े होते हैं इसको बोलते हैं मॉड। मॉड मतलब केवल मैग्नीट्यूड, केवल मैग्नीट्यूड अगर देखा 1 से बड़ा है तो ये एनलार्ज्ड इमेजेस होती हैं। जो मॉड 1 से छोटे होते हैं वो डिमिनिश्ड इमेजेस होते हैं, और जो भी हमारे मॉड 1 के बराबर होते हैं वो इक्वल साइज के होते हैं या सेम साइज के होते हैं। सिंपल सा है। तो मैग्निफिकेशन से पता चल जाता है इमेज इन्वर्टेड है, इरेक्ट है, बड़ी है, छोटी है, बहुत आसानी से। तो कोई कहे m+1, कहना प्लस मतलब इरेक्ट, इरेक्ट मतलब हमारी इमेज इरेक्ट बनी होगी, और 1 मतलब इक्वल साइज की बनी होगी। अच्छा, इससे ये भी पता चल जाता है बच्चों कि क्योंकि आप जिस 10th क्लास में पढ़ रहे हैं उसमें आपकी जब भी इरेक्ट बनेंगी तब इरेक्ट इमेजेस हमेशा आपकी वर्चुअल होंगी, तो इससे ये भी पता चल जाता है कि वर्चुअल है, और जब भी इन्वर्टेड बनेंगी तो आपके लिए रियल होंगी, तो वो रियल इमेजेस इन्वर्टेड होती हैं। ये भी आप ध्यान रख सकते हैं, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। एन ऑब्जेक्ट 5 सेंटीमीटर इन लेंथ इज प्लेस एट अ डिस्टेंस ऑफ 20 सेंटीमीटर इन फ्रंट ऑफ अ कॉन्वेक्स मिरर ऑफ रेडियस ऑफ कर्वेचर 30। अब जिसका रेडियस ऑफ कर्वेचर 30 है उसका फोकल लेंथ तो 15 ही हुआ होगा, ठीक है। आगे, फाइंड द पोजीशन ऑफ द इमेज एंड इट्स नेचर एंड इट्स साइज, साइज भी बताना है। तो देखो, एक ऑब्जेक्ट को 5 सेंटीमीटर लंबा ऑब्जेक्ट को 20 सेंटीमीटर की दूरी पे रखा है, तो डायग्राम देखो, 5 सेंटीमीटर लंबा ऑब्जेक्ट 20 सेंटीमीटर की दूरी पे रखा है। आपको फोकल लेंथ मैंने निकाल दी है r/2 की मदद से, 15 सेंटीमीटर, ठीक है। आपको बताना है इसकी इमेज कितनी दूर बनेगी और कितनी बड़ी बनेगी। देखो, अगर आपको केवल इमेज की दूरी निकालनी है तो हम लेंस वो मिरर फॉर्मूले की मदद से करेंगे। 1/f इज इक्वल्स टू 1/v प्लस 1/u, ठीक है। अच्छा, 1/f फोकल लेंथ रटना तो नहीं है ना, पता है ना सबको, सेंटर इस तरफ होगा तो फोकस भी इस तरफ ही होगा, तो सेंटर इस तरफ है, फोकस इस तरफ है, ऐसे हाथ रख के चेक कर लिया करो। तो फोकस इस तरफ है तो +15, तो 1/+15 इज इक्वल टू 1/v। बच्चों v प्लस आएगा या माइनस आएगा, ये बताना, क्योंकि मैथ्स पे भरोसा है, खुद से v का साइन आएगा, ठीक है। u हम बता सकते हैं -20, ठीक है,
माइनस 20 इस तरफ को दा देते हैं, 1/20 प्लस 1/15 इक्वल्स टू 1/v। एलसीएम ले लीजिए, 20 और 15 का 60, यहाँ 3 यहाँ 4, 1/v, v इक्वल्स टू 60/7 सेंटीमीटर। ठीक है, ये हमारा v आ गया, कोई दिक्कत नहीं, पहली चीज क्लियर हो गई। 60/7 सेंटीमीटर की दूरी पे बननी चाहिए। थोड़ा सॉल्व करना है, सॉल्व कर लीजिएगा। 7 9 या 63 लगभग 9 के आसपास आ जाएगा। दूसरा कह रहा है इट्स नेचर एंड इट्स साइज। नेचर बताना है, नेचर ऑफ कोर्स सी बात है, कहीं यहीं कहीं बनी होगी, है ना, यहीं कहीं बनी होगी, तो इट मींस बी वर्चुअल नेचर, वर्चुअल डिमिनिश्ड बनी होगी, ये भी पता है हमें, पर अभी मैं इसको प्रूफ करके भी दिखा देता हूं। हम क्या करेंगे, फटाफट इसका मैग्निफिकेशन लिखेंगे। मैग्निफिकेशन बनता है -v/u से, मैंने फॉर्मूला बताया था, -v/u, जो कि बनता है ही हो hi/ho के बराबर। ठीक है, आराम से -v, ये माइनस फॉर्मूले का है, हमने नहीं लगाया, -v, v हमारा प्लस है 60/7, u हमारा माइनस है, माइनस का 20, hi हाइट ऑफ इमेज है और ho हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट ऊपर की तरफ है 5 प्लस का, तो प्लस का 5। अपने आप से hi खुद प्लस माइनस लेके आएगा, आपको टेंशन नहीं लेनी। माइनस माइनस कैंसिल, 20 ने इसको 3 बार मारा होगा, 5 तिया 15, hi का आंसर आया होगा 15/7 सेंटीमीटर। और क्या ये आंसर प्लस में है? हाँ सर, ये आंसर प्लस में है, मतलब इमेज ऊपर की तरफ ही बनी होगी। तो मैं आपसे कह रहा हूं ना, आपको सारी चीजें मैथ्स में मिल जाती हैं, सारी चीजें फॉर्मूले के अनुसार चलोगे तो आंसर में भी प्लस माइनस खुद मिलेगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट केस करते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। An object of size 7 centimeter is placed at 27 centimeter in front of a concave mirror, बहुत देर से इंतजार था कॉनकेव का, ऑफ फोकल लेंथ 18 सेंटीमीटर। ठीक है, तो ये हमने कॉनकेव मिरर पकड़ा, इसका फोकल लेंथ लिखा मैंने 18 सेंटीमीटर, ऑब्जेक्ट का साइज है 7 और दूरी है 27, ऑब्जेक्ट का साइज है 7 और दूरी है 27 सेंटीमीटर फ्रॉम द पोल। ठीक है, क्वेश्चन पूछ रहा है आपसे एट वॉट डिस्टेंस फ्रॉम द मिरर शुड अ स्क्रीन बी प्लेस्ड। अच्छा, रियल इमेज बनाने की मूड में है, सो एट वॉट डिस्टेंस फ्रॉम द मिरर शुड अ स्क्रीन बी प्लेस्ड सो दैट अ शार्प फोकस्ड इमेज कैन बी ऑब्टेन। पहले इमेज की दूरी निकालते हैं आराम से, 1/f इक्वल्स टू 1/v प्लस 1/u। ठीक है, अब आराम से इसका हाथ रख के देखो, सेंटर किस तरफ है? इस तरफ है सर, इस तरफ है सर, देखो ऐसे रखो, सेंटर देखो किस तरफ है? इस तरफ है। इसका गोला किस तरफ है? इसका गोला इस तरफ है, इसका गोला इस तरफ है, तो इसका सेंटर इस तरफ है, तो इसका फोकस भी इस तरफ होगा, मतलब इसका फोकल लेंथ नेगेटिव होगा, तो इसका फोकल लेंथ नेगेटिव है, रटने की कोई जरूरत नहीं है, फोकल लेंथ नेगेटिव है, -18 इज इक्वल टू 1/v। वी नहीं पता, हाथ खड़े कर दो, वी नहीं पता, हमें पता है वैसे यहां बनेगा पर हमने हाथ खड़े कर दिए। यू हमें पता है -27। ठीक है, -27। चलिए, तो इसको अगर मैंने इस तरफ कुदाया तो 1/v का आंसर हो जाएगा 1/27 माइनस 1/18, दोनों का 54 54, हम एलसीएम ले लेंगे, 27 दो बार, यहाँ पे 3 बार, ओ हो खुद से देखो, खुद से देखो, v देखो -54 खुद आ रहा है, खुद आ रहा है -50, मतलब खुद चिल्ला चिल्ला के बता रहा है कि 54 सेंटीमीटर दूर इमेज बनेगी नेगेटिव में। अब कितनी बड़ी बनेगी वो भी निकाल लेते हैं, साइज ऑफ इमेज निकालते हैं, पहले मैग्निफिकेशन -v/u, सो -v/u इक्वल्स टू ही हो। ठीक है, मैग्निफिकेशन -v, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 54 में, और u क्या है -27 इज इक्वल टू hi क्या है निकालना है, और ho क्या है हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट 7, मैंने ऊपर माना है, ऊपर माना है तो +7। देखो मैंने साइन कन्वेंशन सब कुछ प्रॉपरली लिखा है, 27 ने 54 को 2 बार माना, -2, 7 दूनी 14, सो hi का आंसर आ रहा है -14 सेंटीमीटर। खुद चिल्ला चिल्ला के बता रहा है मैं उल्टा हूं, मैं उल्टा हूं, मैं उल्टा हूं। तो ये आपको आंसर मिलने स्टार्ट हो गए। नेचर कैसा है? रियल नेचर है। जब मिरर की एक तरफ बनती है ना इमेज और ऑब्जेक्ट, तो वो रियल नेचर होता है, जब अपोजिट साइड होते हैं तो वो वर्चुअल नेचर होता है। दूसरा तरीका मैंने आपको बता दिया, अगर मैग्निफिकेशन आपके नेगेटिव आ रहे हैं तो अगर आप मैग्निफिकेशन देखते हो तो ये नेगेटिव आ रहा है, नेगेटिव -2 आ रहा है, तो -2 का मैग्निफिकेशन बताना चाहता है रियल इन्वर्टेड इमेजेस है। ठीक है, तो ये बस अब बातें आप क्रॉस वेरीफाई बहुत सारे तरीकों से कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अ कॉन्वेक्स मिरर यूज्ड फॉर रियर व्यू ऑफ एन ऑटोमोबाइल हैज अ रेडियस ऑफ कर्वेचर 3 मीटर। 3 मीटर मतलब 3/2
1.5 मीटर या सेंटीमीटर में बोलूं तो 150 सेंटीमीटर, ठीक है, अभी जरूरत नहीं है। 1.5 मीटर इसका एफ है, फोकल लेंथ है। इफ अ बस इज लोकेटेड एट 5 मीटर फ्रॉम दिस मिरर, चलो भाई बस आ गई, बस आ गई सर, बस आ गई, बस आ गई, चलो ये बस आ गई। कितनी दूर है? 5 मीटर की दूरी पे है और इसका फोकल लेंथ कितना है? 1.5 मीटर, ठीक है। तो आपको पूछा है साइज, पोजीशन, सब कुछ बताना है। चलो सो फॉर्मूला आराम से लगाएंगे, 1/f। एफ क्या लिखेंगे इसका? प्लस का तो 3/2 वापस लिख देता हूँ, कैलकुलेशन मैं कर लूंगा उसके बाद। 1/v मुझे नहीं पता, u मुझे पता है -5। बहुत सुंदर, इसको उधर को दाया, 2/3 ऊपर हो गया, तो 1/5 इधर आके प्लस का और 2/3। जरा चेक करिएगा, ऐसी कुछ बन रहा है आपके पास भी? नीचे बताइए, 3 5 15, ठीक है। तो 5 यहाँ पे 3 बार पकड़ेगा और 3 5 10, तो आपका v का आंसर आया होगा बच्चों 15/13 सेंटीमीटर प्लस का। तो 15/13 दैट विल बी समथिंग 1.1 के आसपास, चेक कर लेना। तो 15/13 ये आपका आंसर है v का। पर हमें क्या क्या बताना था? पोजीशन के साथ साथ नेचर। नेचर तो हमें पता है, वर्चुअल इमेज बनी होगी, बस छोटी सी बस बनी होगी, छोटी सी बस बनी होगी ऐसी, है ना। हम ऐसे आ रहे होंगे, वो ऐसे आ रही होगी उल्टी, तो उल्टी बस आ रही होगी ऐसे, पू पू करती हुई आ रही होगी, ठीक है। तो हमारी बस ऐसे, वहां से बस ऐसे, ठीक है। दूसरा, साइज ऑफ इमेज बताना है। अभी बस की हाइट बताई थी क्या? बस की हाइट तो बताई नहीं, तो साइज कैसे पूछ रहा है मेरे से? है तो बस इतना बोलना होगा कि डिमिनिश्ड है। हाँ, अब हाइट वाइट बताता तो मैं बताता यहाँ पर। तो एंड द साइज ऑफ द इमेज, ठीक है। तो साइज ऑफ द इमेज विल बी डिमिनिश्ड। और अगर बहुत ज्यादा इंफॉर्मेशन आपको देनी है तो आप मैग्निफिकेशन निकाल के बोल दो, मैग्निफिकेशन निकाल दो, -v/u के फॉर्मूले से कर दो आंसर। सो -v/u, चलो -v कितना है? 15/13, और u कितना था? -5। तो माइनस माइनस कैंसिल, 5 तिया 15, 3/13। 3/13 खुद चिल्ला चिल्ला के बता रहा है 1 से छोटा है, 1 से छोटा है मतलब डिमिनिश्ड इमेज है। खुद चिल्ला चिल्ला के बता रहा है प्लस है, प्लस है मतलब इरेक्ट है और वर्चुअल है। ठीक है भाई, क्लियर? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एन ऑब्जेक्ट 4 सेंटीमीटर इन साइज, अब साइज दिया है, इज प्लेस 25 सेंटीमीटर इन फ्रंट ऑफ अ कॉनकेव मिरर ऑफ फोकल लेंथ 15 सेंटीमीटर। तो कॉनकेव मिरर लिया मैंने यहां पर, फोकल लेंथ लिखी 15 सेंटीमीटर। एट वॉट डिस्टेंस फ्रॉम द मिरर शुड अ स्क्रीन बी प्लेस्ड इन ऑर्डर टू ऑब्टेन अ शार्प इमेज? ठीक है, ऑब्जेक्ट कितनी दूर रखा गया है? 25 सेंटीमीटर की दूरी पे, और ऑब्जेक्ट का साइज कितना है? 4 सेंटीमीटर का साइज है। चलो फॉर्मूला लगाते हैं, 1/f आपको पता है इसका फोकल लेंथ नेगेटिव होगा, तो -15। 1/v नहीं रखूंगा, u मुझे पता है -25। तो जैसी मैं 1/v लिखूंगा तो 1/25 - 1/15 क्या बन गया मेरे पास? 25 15 का एलसीएम मैं लिख लूंगा 75। 25 3 बार पकड़ेगा, 75 5 बार पकड़ेगा, तो v का आंसर हो जाएगा -75/2 -37.5 सेंटीमीटर, जिसको आप 75/2 कह दो अभी, ठीक है। तो v निकल गया आपके पास। कैलकुलेशन देख लेना यार, मैं थोड़ा जल्दी लिख रहा हूँ। 37.5 ही आ रहा है ना, ठीक है। तो ये हो गया आपके पास v। अब क्या करना है आपको? अब निकालना है आपको मैग्निफिकेशन। तो अपन हाइट बताएंगे उससे, ठीक है। सो मैग्निफिकेशन को लिख सकते हैं -v/u इक्वल टू ही हो। ठीक है सर, ठीक है। चलो -v/u, -v/u, तो -75/2 u -25, ठीक है। देखो अच्छी तरीके से, माइनस कहां से आया? फॉर्मूले से। ये माइनस सर v आया ना अपना नेगेटिव, ये सर u भी तो नेगेटिव है, ठीक है। HI HO हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट +4, तो यहाँ पे +4 बिल्कुल सही रखोगे, सही आंसर आता है बच्चों। माइनस ये वाला उड़ा दो, 25 तिया 75, 4 इधर फेंक के मारा, 4 इधर फेंक के मारा, 2 को गुस्सा आ गया, 2 ने 4 को बहुत मार दिया, तो 2 2 जा 4, 2 3 जा 6। तो जो HI का आंसर आ रहा है वो आ रहा है 6, लेकिन प्लस नहीं, -6। -6 बताना चाहता है कि इन्वर्टेड इमेज बननी चाहिए। बोलिए बेटा, क्लियर एकदम, परफेक्ट है। तो हो सकता है कि मैं उस तरीके से नहीं बता रहा हूँ कि जो बच्चों को लिखने वाला स्टाइल होता है वो आप मैनेज कर लेना, पर आपको ये बात समझ में आई ना, फॉर्मूला कितनी इजीली कितनी स्मूथली हम यूज कर सकते हैं।
हम जितने स्मूथली और जितनी ईजिली फॉर्मूले को पढ़ेंगे ना, उतना अच्छा हमारे लिए रहेगा। और अगर तुम लोग को लगता है सर हमें क्वेश्चन की और प्रैक्टिस चाहिए, अभी तो मैंने एनसीईआरटी के सारे क्वेश्चन जो जो मिले मुझे मैंने वो सारे करा दिए, पर अगर तुमको लगता है सर हमें थोड़े से क्वेश्चन की और प्रैक्टिस हो जाए, तो आप नीचे कमेंट ज़रूर कर देना। और इस लेक्चर में आपका बेस्ट एक्सपीरियंस क्या रहा वो इसमें कमेंट ज़रूर करना, जिससे मैं जब भी अगला वीडियो आप लोगों के लिए बनाऊँ उसमें इस बात का ध्यान रखूँ कि बच्चों को ये तरीके में सबसे ज़्यादा मज़ा आया। ठीक है, तो जो भी दिक्कतें हों, जो भी समस्या हो, नीचे कमेंट ज़रूर करिएगा, जिससे मैं अगले वीडियो को उसके अनुसार आपके हिसाब से बना पाऊँ। तो बच्चों मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में। आपका रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट यहाँ पे खत्म होता है। खूब सारे क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करिए, वीडियो को दोबारा देखिएगा, नोट्स बनाइएगा अच्छी तरीके से, और अगर किसी भी प्रकार की ज़रूरत हो तो नीचे कमेंट ज़रूर करिएगा। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच, बाय।